देखिए मेरे बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं कि एग्जामिनेशन इंग्लिश की अगर बात करता है तो 3 हिस्सों में आप लोगों का पूरा हिस्सा बढ़ जाता है। मैं आप लोगों के साथ आज मिलकर चर्चा कर रहा हूं उस सारे वोकैबुलरी कंटेंट्स के बेसिस पर जो आप लोगों के एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीपीओ में बहुत काम आने वाला है। आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्व तत्व जो पुरातन समय की चीजों का अध्ययन करते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जितने भी अवशेष है उसका अध्ययन करने वाला आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है मोनोलिंग्विस्ट। एल्विस एक बहुत अच्छा परफॉर्मर हुआ करता था पुराने जमाने में। तो जब एल्विस अपने पूरे परफॉर्मेंस से बाहर निकल जाता था तो सर इसका मतलब है कार्यक्रम जो भी वहां पर प्रोग्राम है वो खत्म हुआ। इंसान के, किसी भी इंसान के काम जो है या उस इंसान का किया हुआ जो कर्म है वो उसके बोले हुए शब्दों से ज्यादा, तो ये तो अपनी जगह नहीं चल पाएगा। डिफेल्केशन एक बिल्कुल ही नई तरह का शब्द आप लोगों के लिए होगा। डिफेल्केशन का मतलब होता है जब किसी के पास कुछ पैसा आता है और वो उस पैसे को गलत तरीके से प्रयोग करता है। समझ रहे? आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं इस खास चर्चा में। देखिए मेरे बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं कि एग्जामिनेशन इंग्लिश की अगर बात करता है तो 3 हिस्सों में आप लोगों का पूरा हिस्सा बढ़ जाता है, और जिसमें एक ग्रामर सेक्शन है आप लोगों का, एक आपका कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन है, और एक जो सबसे अलग इम्पोर्टेंट और दोनों सेक्शंस की जो जान है वो है आप लोगों की वोकैबुलरीज। मैं आप लोगों के साथ आज मिलकर चर्चा कर रहा हूं उस सारे वोकैबुलरी कंटेंट्स के बेसिस पर जो आप लोगों के एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीपीओ में बहुत काम आने वाला है। और आज की इस क्लास से आप अपने अच्छे खासे नंबर भी पक्के करने वाले हैं, क्योंकि वोकैबुलरीज को जितना ध्यान से समझा जाए और उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कोई नहीं कराता वो आप यहाँ पर आज करेंगे। ठीक है, तो आज हर एक क्वेश्चन को आप खटाखट बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर स्पीड कम लगे तो आप 1.5 की स्पीड से भी इसको देख सकते हैं। इसकी पूरी प्रॉपर पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो इस यूट्यूब सेशन के मतलब डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर काम करते हैं। ही रिमेन्ड प्लासिड इवन व्हेन प्रोवोक्ड बाय हिज ओपोनेंट्स। विरोधी दल के जो लोग हैं उसको भड़काते हैं फिर भी वो शांत रहता है। तो प्लासिड का मतलब होता है शांत। आपको बताना है इस लिखे हुए शब्द का एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या है। तो शांत की बात अगर हम करते हैं काम, टॉकेटिव बातूनी को कहते हैं, सस्पिशियस जो शक वाली बात होगी, एरोगेंट घमंडी को कहते हैं। तो जिन शब्दों का जिक्र या मीनिंग बहुत हल्का फुल्का है उन शब्दों पर मैं बात कम करूंगा बेटा, ताकि आपका टाइम बच जाए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। We must remember to interpret ancient scriptures in a figurative sense। देखो, फिगरेटिव का मतलब होता है, हिंदी में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसे हम कहते हैं आलंकारिक अर्थ। आलंकारिक अर्थ का मतलब क्या होता है, यानी कि जो भी हमारे सामने कही हुई बात है ना, उसका जो अर्थ है उसको शब्दों से नहीं, आपको भावनाओं के आधार पर निकालना होगा। जैसे अगर किसी भी इंसान को देखकर आप अगर ये कहने की कोशिश करते हैं कि इस इंसान का चांद सा चेहरा है, तो आपने कंपैरिजन कर दिया है, और यहाँ पर आपको समझने के लिए भावनाओं को समझना होगा। तो इसी चीज के लिए अगर आपको एंटोनिम बताना है तो ये अलंकार से शब्द होता है, भाव के अर्थ पे है, तो लिटरल इसके एंटोनिम की बात होती है जिसका अर्थ होता है शाब्दिक, यानी कि शब्दों से। वर्ड्स हमें क्या मीनिंग सजेस्ट करते हैं उसे हम कहने की कोशिश करते हैं लिटरल। थियरी के आधार पर जाते हैं तो थियोरेटिकल हो गया, असंभव को इम्पॉसिबल कहते हैं। इनिमिकल एक नई तरह का शब्द आपके लिए है। इनिमिकल का मतलब होता है हार्मफुल या अनफ्रेंडली। ये जो नए शब्द आप लोगों के लिए हैं, हार्मफुल या फिर अनफ्रेंडली, तो इन शब्दों का मैं जिक्र आप लोगों के लिए जरूर करूंगा। और आप सभी से गुजारिश है, जो नया शब्द आप लोगों को देखने को मिले उसको अपने हाथ से एक बार अलग से जरूर लिखिएगा, काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर काम कर रहे हैं हम। द टिपिकल, पहले आपको ये देखना है, इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट मार्क करना है बच्चा। द टिपिकल वे ऑफ टॉकिंग टू अ बेबी, हाई पिच्ड, एक्साजरेटेड एंड रिपीटिशियस, इज अ सोर्स ऑफ फैसिनेशन फॉर पीपल स्टडिंग द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। भाषा से संबंधित वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको ढूंढना है। जो लोग अध्ययन करते हैं हर एक भाषा के ढांचे का, स्ट्रक्चर का, सब्जेक्ट कहाँ लिखे जाए, वर्ब कहाँ और ऑब्जेक्ट कहाँ, और उसके बाद उसके अंदर विकास कैसे होता है। तो इतिहास का अध्ययन करने वाले को हिस्टोरी शब्द के नाम से जाना जाता है। इसको आप हिस्टोरियन भी कह सकते हैं। ये इक्विवेलेंट है हिस्टोरियन, ठीक है ना। मैं एन लगा दे रहा हूं तो ये दोनों शब्द एक ही हैं। तो भाषा का जो अध्ययन वैज्ञानिक रूप से करता है वो लिंग्विस्ट कहलाता है। आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्व तत्व जो पुरातन समय की चीजों का अध्ययन करते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जितने भी अवशेष है उसका अध्ययन करने वाला आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। मोनो लिंग्विस्ट, यानी कि जो एक ही भाषा का जानकार होता है, जो केवल एक ही भाषा का जानकार होता है, एक ही भाषा के बारे में अच्छी जानकारी रखता है।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आपको यहां गलत स्पेलिंग को ढूंढना है। ल्यूटेनेंट, फ्लोरेसेंट, लाइजन, एंटरप्रेन्योर, इन लिखे हुए चारों शब्दों में अगर हम बात करते हैं तो ल्यूटेनेंट की स्पेलिंग अपनी जगह गलत है मेरे बच्चे। लाई आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इसके अंदर एक लाई छिपा होता है, तो इसको ही आप लोगों को ठीक करना है, ल्यूटेनेंट। ठीक है जी, यही स्पेलिंग आप लोगों को ठीक करनी है। बाकी के जो शब्द हैं, देखो उद्यमी इंसान को कहते हैं वो इंसान जो बिजनेस में रिस्क लेता है, बिजनेस में पैसा डालता है और बिजनेस शुरू करता है, एंटरप्रेन्योर कहलाता है। इसी को हम हिंदी में उद्यमी कहते हैं। लाइजन का मतलब होता है कनेक्शन, जो दो लोगों के बीच में कनेक्शन, संपर्क स्थापित करता है। फ्लोरेसेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसमें से रोशनी निकलती है, समथिंग दैट एमिट्स लाइट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्चून फेवर्स द ब्रीव, है ना, यानी कि साहस। ठीक है, केवल जो साहस है ना, या साहसी लोगों को ही सर भाग्य का मतलब फायदा मिलता है, या भाग्य केवल उन्हीं को सपोर्ट करता है जो लोग अपनी हिम्मत दिखाते हैं, और जो हिम्मत नहीं दिखाते, भाग्य भरोसे बैठे हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो स्मार्ट पीपल का कोई लेना देना नहीं। फॉर्चून इज इरेटिक, अचानक से घटना घट जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, समझ रहे, तो ये अनरिलेटेड बात होगी। कोरेजियस एक्शंस, कोरेजियस पीपल, तो आप यहाँ बात किनकी कर रहे हैं? लोग जो बहादुरी से भरे हैं वो मतलब अच्छे मतलब भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। सर ये गलत हो गया, यहां पर क्या कहा है? भाग्य केवल उन्हीं का साथ देते हैं जो बहादुर लोग होते हैं। तो उस पॉइंट से हमें जाना होगा, ठीक है ना जी। तो उस पॉइंट से हमें जाना होगा कि जो लोग अपने मेहनत पर भी विश्वास करते हैं और भाग्य का पर भी विश्वास करते हैं, केवल वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग। एल्विस एक बहुत अच्छा परफॉर्मर हुआ करता था पुराने ज़माने में। तो जब एल्विस अपने पूरे परफॉर्मेंस से बाहर निकल जाता था तो सर इसका मतलब है कार्यक्रम जो भी वहाँ पर प्रोग्राम है वो ख़त्म हुआ। तो इसकी बात हम कहने की कोशिश करते हैं, क्या कहें? सरपास कर देना किसी भी प्रसिद्धि को नॉनसेंस हो गया। ह्यूमरसली एम्फेसाइज करता है समथिंग डेफिनेटली ओवर। ओवर का मतलब खत्म हो गया, दैट समवन हैज गॉन एंड विल नॉट रिटर्न, अब जा चुका है वो वापस नहीं आएगा, यही इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर काम कर रहे हैं हम। सेंटेंस के अंदर आपको बताना है कौन से शब्द की आप यहाँ पर हाईलाइटेड इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सवाल के अंदर हमें देखना है कि कहाँ पर कौन सी स्पेलिंग की हमें ठीक करने की जरूरत फील होती है। तो हर्मेटिकली एक वर्ड हमारे सामने है, हर्मेटिकल की करेक्ट स्पेलिंग अगर हो सकती है तो कोई कीजिए, नहीं हो सकती है तो आपको इसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। अब अगर पहले हर्मेटिकली की अगर हम बात करें तो इसे हम कह सकते हैं एयर टाइट, ठीक है ना, या फिर एयर टाइट कह देते हैं एडवर्ब के साथ, कंप्लीटली एयर टाइट, यानी कि जिसमें हवा जाने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं हो। आजकल ऐसे बर्तन आ रहे हैं जिनको अगर आप टाइट कर देते हैं तो एयर टाइट हो जाते हैं, एयर टाइट जार भी उन्हें कह दिया जाता है, उनमें हवा बिल्कुल भी नहीं आ सकती। ठीक है ना, तो हर्मेटिकली में HER होना चाहिए, है ना, HER होना चाहिए सर, HER। यहाँ पर ई लगाने की बेवजह की जरूरत नहीं थी, हर्मेटिकली यही इसके लिए करेक्ट आंसर बन जाता है। मीनिंग भी पता चल गया है, ठीक है। हर्मेटिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार यहाँ क्या यूज हुआ है, कॉमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन फ्रेज इन द फॉलोइंग पैसेज। इस लिखे हुए पैसेज में आपके हिसाब से कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट? वो इंसान जो लिखता है किस चीज को, म्यूजिक को लिखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं सर? उसे हम कंपोजर कहते हैं, ठीक है ना जी। वेंट्रीलोकिस्ट, वेंट्रीलोकिस्ट एक अलग तरह का इंसान होता है जो अपनी आवाज को कठपुतलियों के अंदर ट्रांसफर करके, आपने बहुत सारे ऐसे देखे भी होंगे। कुछ समय पहले प्रेमानंद जी के वहां पर भी एक आदमी आया था, जी जो नाम के दो उसके पास कठपुतलियां थी, वो अपनी भाषा उनके अंदर ट्रांसफर करता था। इसे वेंट्रीलोकिस्ट कहते हैं मेरे भाई। ठीक है जी। यहां लिखा वोकलिस्ट, वोकलिस्ट का मतलब जो वोकल सपोर्ट देने का काम कर रहा होता है, ठीक है जी, जो वोकल का सपोर्ट दे रहा होता है उसे वोकलिस्ट कहते हैं। क्योंकि एक्सोटिक अपने आप में क्या अर्थ हो सकता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे मेरे भाई, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। किसी भी इंसान के काम जो है या उस इंसान का किया हुआ जो कर्म है वो उसके बोले हुए शब्दों से ज्यादा
प्रमाणिक होता है। व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से, तो जो आप करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप कहते हैं उसकी जगह। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। मैं आपके समय को बचाने के लिए फास्ट फॉरवर्ड में इनको करा रहा हूं, क्योंकि ये समय आप लोगों को सारे की सारी तरीके की वोकैबुलरीज के क्वेश्चंस लगाने का है। मेरी बात समझ रहे हैं? वोकैबुलरीज को सीखना है, समझना है, तो उसके लिए वोकैबविट्स बुक आप लोगों के लिए मेरे पास अवेलेबल है, और उसको मैं यूट्यूब पर आपके लिए सेपरेट तरह से सोल्व भी करवाता हूँ। ठीक है बच्चा? ओके। कुछ बच्चे शिकायत इस बात के कर देते हैं कभी कभी कि सर आप बहुत स्पीड से करवा देते हो, हम तो कर नहीं पाते। नहीं बच्चे, हर तरह के लेक्चर का एक अलग पर्पज होता है। इसका पर्पज है फास्ट फॉरवर्ड में क्वेश्चंस बनाने की, स्पीड बनाना। इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट, मार्कस हेरेनिकस, जो भी ये नाम है, एंड हिज कलीग्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिस जर्मनी asked volunteers to participate in an activity where they could invest money with an identity whose name is not known or public। जब किसी इंसान का नाम लोगों के सामने स्पष्ट नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफाइड का मतलब तो जिसकी पहचान हो गई है, ठीक है ना, जिसकी पहचान होगी, जिसको लोग जानते हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्वेंट, जो ऑब्जर्व करने का काम करता है। एनोनिमस इसका करेक्ट आंसर होगा। सर एनो का मतलब क्या होता है? एनो का मतलब कोई भी हो सकता है। निम का मतलब नेम हो गया, है ना, जिसका कोई भी नाम हो सकता है। अज्ञात है वो इंसान का नाम, समझ रहे भाई? अज्ञात है वो इंसान का नाम, कोई भी वो नाम हो सकता है। अब हमारे सामने एक शब्द बचता है एपोनिमस। एपोनिमस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी किसी इंसान के काम के आधार पर हम उसका नाम रख देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है ना। जैसे रोड पर चला जा रहा है एक इंसान, वो ऑटो चलाता है, आपने आवाज लगाई ऑटो, तो जैसे ही आपने ऑटो का नाम लगाया तो वो इंसान रुक गया। ठीक है भाई? अभी हम किसी इंसान के नाम के आधार पर भी कुछ रख लेते हैं। आप लोगों ने अगस्त का महीना सुना है। अब अगस्त का जो महीना है वो किंग ऑगस्टस के नाम पर रखा गया है। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं एपोनिमस। तो ये अपने आप में एक अलग शब्द है। हमारे लिए करेक्ट आंसर हो गया है डी फॉर दिल्ली। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। देखिए बच्चों, ये जो सवाल है ये बिल्कुल प्यारा सवाल है। आपको इनमें से ना गलत स्पेलिंग्स पहचाननी है, और जो भी आपको इनमें गलत स्पेलिंग देखने को मिलेगी, आप उसको ठीक, इनमें से 4 विकल्प में से कोई सी स्पेलिंग उसको रिप्लेस करके आप उसको ठीक कह सकते हैं। ठीक है जी। देखो, अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रेटाजेम की, तो स्ट्रेटाजेम की स्पेलिंग यहाँ पर लिखी है, और ये स्ट्रेटाजेम की स्पेलिंग अपने आप में गलत है। ठीक है ना। इसका मतलब होता है रणनीति। ठीक है। किसी भी चीज को लेकर जो आप रणनीति बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, कोई काम करने की जो स्कीम बनाते हैं, वो यही कहलाती है। क्वेर्सिव की स्पेलिंग ये अपने आप में गलत है। क्वेर्सिव यहाँ पर जो लिखा हुआ आपको नजर आएगा, तो वो क्वेर्सिव अपने आप में बिल्कुल सही है। ये स्पेलिंग अपने आप में सही है। क्वेर्सिव का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो जबरदस्ती करने वाली होती है ना। एडजेक्टिव होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार। ये यहाँ लिखा है इंसिडियरी। ठीक है, इंसिडियरी। तो अब इस लिखे हुए शब्द की अगर हम बात करते हैं तो भाई यहाँ पर इंसेंडियरी शब्द होता है, और ये जो शब्द हमारे सामने यहाँ पर लिखा है ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। इसके मीनिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है जो भड़काने वाला होता है, किसी भी भीड़ के अंदर उग्र काम कर रहा होता है ताकि लड़ाई हो, झगड़े हो, दंगे हो, फसाद हो। ठीक है। अगला शब्द हमारे सामने ये कॉन्ट्रीव्ड, ये स्पेलिंग गलत है। कॉन्ट्राइव यहाँ पर लिखा हुआ होगा। कॉन्ट्राइव अपनी जगह पहले से ही सही है भाई। कहाँ है कॉन्ट्राइव? अच्छा, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ ये रहा कॉन्ट्राइव। ये अपनी जगह पहले से ही सही है। कॉन्ट्राइव का मतलब होता है जो चीज अपने आप में बनावटी होती है, शोवी होती है, सिर्फ दिखावटी होती है। तो स्ट्रेटेजिम की स्पेलिंग ही आप लोगों को करेक्ट करनी थी। ये एक टाइम टेकिंग सवाल भी है, अच्छा सवाल भी है। क्वेश्चन 12 को देखते हैं। डिस्पाइट हर बिजी शेड्यूल शी ब्लैंक टू कंप्लीट ऑल द हाउस होल्ड कोर्स। कोर्स का मतलब घरेलू जितने उसके काम थे, दैनिक काम थे, उसने पूरे कर लिए। ठीक है। सभी शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इंश्योर की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज का बीमा करना या कराना। ठीक है जी। ये एक वर्ब है। ठीक है। और अगर इस इंश्योर के बारे में हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को सुनिश्चित करना, है ना। किसी भी चीज को सुनिश्चित करना, किसी भी चीज के बारे में कंफर्म करना कि ये अपनी जगह बिल्कुल सही है कि नहीं है।
आगे हमारे सामने लिखा हुआ है अरेंज करना। अरेंज करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्रमिक बना देना, व्यवस्थित कर देना। और मैनेज का मतलब क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं। मैनेज का मतलब होता है हर किसी चीज को पूरे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, अब यहां हमें क्या लिखना है? आंसर के नाम पर देखते हैं। बिजी शेड्यूल होने के नाते, सॉरी, के बावजूद, ये प्रेपोजिशन है। बिजी शेड्यूल होने के बावजूद उसने अपना सारा घर का काम पूरा कर लिया। एंड ब्लैंक फॉर द क्लीनिंग सर्विस टू कम इन द फॉलोइंग वीक, आने वाले वीक में क्लीनिंग सर्विस के लिए भी उसने कुछ ना कुछ इंतजाम किए हैं। तो सर यहाँ तो सुनिश्चित करने की बात नहीं, बीमा करने की बात नहीं है, अरेंज करना कुछ भी नहीं है। मैनेज किया उसने पहले अपने काम को निपटाने के लिए, और अरेंज कर दिया है, व्यवस्थित कर दिया है अगले सप्ताह में क्लीनिंग के काम को करने के लिए। क्वेश्चन 13 पर आते हैं। गांधी जी बिलीव दैट ट्रुथ एंड मोरालिटी मस्ट बी गाइडिंग फोर्स फॉर मेकिंग डिसीजंस। यहाँ इस चीज के लिए आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन चुनना है। कौन सा इसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होगा? ठीक है जी, तो सबसे पहले हम अगर कहने की कोशिश करते हैं तो हार्बिंगर किसे कहते हैं भाई? हार्बिंगर का मतलब हमें समझ में आता है जो किसी भी चीज का अग्र सूचक है, अग्रदूत इसे को कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? यानी कि अगर हम इसे कहने की कोशिश करते हैं तो कोई चीज होने वाली है, इसकी जानकारी पहले ही हमें पता है कि ये चीज तब होने वाली है। ठीक है ना? इसी को हिंदी में हम कहते हैं अग्रदूत, फोर रनर इसे हम कहते हैं। ठीक है ना? अ साइन भी कह सकते हैं, फोर रनर। ठीक है जी। पेनिसिया का मतलब होता है सभी बीमारियों का इलाज, तो ये तो चलेगा ही नहीं। गाइडिंग फॉर मेकिंग डिसीजंस ये भी नहीं है। ये लिखा है हमारे सामने क्वैगमायर। क्वैगमायर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये तो अपने आप में एक तरह की दलदल होती है जिसमें आप कॉम्प्लेक्सिटीज में उलझते चले जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे? टच स्टोन। टच स्टोन अपने आप में क्या होता है भाई? किसी सुनार की दुकान पर अगर आप जाते हो ना, तो एक उनके पास पत्थर होता है जिसपे सोने को और पीतल को अगर वो टच करते हैं ना, वो टच स्टोन बता देता है कि इसमें कितना पीतल है, या ये पीतल है या सोने की कितनी खरी है। इसी चीज को ना मेरे बच्चों आप लोग हिंदी में कहते हैं कसौटी। इसी चीज को हिंदी में आप कहते हैं कसौटी। क्वेश्चन 14 पर आते हैं। ही वॉज नोन फॉर हिज मैटिकुलस अटेंशन टू डिटेल। ठीक है ना? यानी कि जो इंसान हर डिटेल पर पूरा ध्यान देता है, मेटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल, एडजेक्टिव होता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार। एंटोनिम की तरफ जाएंगे तो ये तो सिनोनिम है। जो फ्लेक्स कर सके यानी कि बैंड हो सके वो फ्लेक्सिबल है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। सीरियस का मतलब क्या होता है? यानी कि जो बहुत ही ध्यान रखता है किसी भी चीज का, है ना? इसी को आप अर्नेस्ट भी कह सकते हैं, इसी को आप ग्रेव भी कह सकते हैं। ठीक है ना? ग्रेव के बारे में दो बातें ध्यान रखिएगा। एडजेक्टिव के मामले में तो ये सीरियस ही होता है, नाउन के मामले में इसका अर्थ बदल जाता है, आप इसे कब्र कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ निकल कर आता है स्लोवनली। स्लोवनली का मतलब क्या होता है? केयरलेस होना, अनटाइडी होना, अस्त व्यस्त होना। ठीक है ना? मैं फिलहाल के लिए इसको केयरलेस कह देता हूँ। करेक्ट है, क्योंकि वो ही इसके नजदीक एंटोनिम पर बैठता है। क्वेश्चन 15 पर आते हैं। When the cat is away, the mice will play. जब बिल्ली दूर हो तो चूहे तो खेलेंगे ही। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमें समझ में आता है, जब बिल्ली दूर हो तो चूहे खेलेंगे ही। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर अधिकारी नहीं है तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो एंजॉय करते हैं, वो मस्ती काटते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो टू मैनी पीपल तो है ही नहीं, देयर इज समथिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव तो इस सेंटेंस में है ही नहीं। यू कांट अचीव समथिंग इंपॉर्टेंट विदाउट सम सेक्रीफाइसेस। आप कहेंगे पीपल विल नेचुरली टेक एडवांटेज ऑफ द एब्सेंस ऑफ समवन इन अथॉरिटी। करेक्ट है? जिसके पास अधिकार है वो, उसके होने की वजह से सारे के सारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो अच्छे से काम करते हैं। क्वेश्चन 16 पर आते हैं मेरे भाई। स्मॉल unnoticed expenses and lifestyle creep can add up and put a significant strain on your financial goals. क्रीप का मतलब यहाँ पर क्या होता है भाई? देखो, क्रीप को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। क्रीप से बना है एक वर्ड क्रीपर। ठीक है ना? आपके आंगन में पेड़ों पर जो बेल लगी होती है वो धीरे धीरे जमीन से पेड़ के ऊपर धीरे धीरे पूरे के पूरे पेड़ पर फैलती चली जाती है, क्रीपर कहलाता है। तो क्रीप का मतलब क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मूव स्लोली एंड क्वाइटली। ठीक है जी? टू मूव स्लोली एंड क्वाइटली, आराम आराम से, धीरे धीरे किसी चीज पर चलने की कोशिश करना। ठीक है ना? तो सर डिले तो अपने आप में
दूर दूर तक सेंस नहीं क्रिएट करता। एनक्रोच का मतलब होता है किसी के अधिकार क्षेत्र में जबरदस्ती घुसपैठ करना, इंट्रूड करना, ट्रेसपास करना, अतिक्रमण करना, ये भी नहीं चलेगा। ड्रैग का मतलब घसीटना है। रश का मतलब ये होता है बहुत तेजी से आगे बढ़ने के काम करना। ठीक है भाई। क्वेश्चन 17 पर आते हैं। एन आइडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर, कौन सा इसमें आंसर होगा? तो आप कहेंगे सर जब आलसी हैं बिना किसी काम के तो हमारे अंदर बुरे थॉट्स जो है वो अपने आप ही आने लग जाते हैं। क्वेश्चन 18 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन 18 हमें क्या कहता है? तो बेटा देखो सवाल नंबर 18 की ओर हम चलते हैं। द प्रेसिडेंट्स रूल वॉज मार्क्ड बाई करप्ट बिहेवियर इन अ पोजिशन ऑफ ट्रस्ट स्पेशली इन पब्लिक ऑफिस। आपको यहाँ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है कि भ्रष्ट है किसी का व्यवहार उस पद पर जिस पर लोग विश्वास करते हैं, खास तौर पर पब्लिक ऑफिस की बात यहाँ पर कही गई है। इसके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या हो सकता है? देखो सबवर्जन का मतलब क्या होता है? सबवर्जन का मतलब होता है जो किसी अथॉरिटी के नीचे काम करता है। ठीक है ना जी, बात समझ रहे हैं? तो ये तो अपनी जगह नहीं चल पाएगा। डिफेल्केशन, डिफेल्केशन एक बिल्कुल ही नई तरह का शब्द आप लोगों के लिए होगा। डिफेल्केशन का मतलब होता है जब किसी के पास कुछ पैसा आता है और वो उस पैसे को गलत तरीके से प्रयोग करता है। समझ रहे हैं? यानी कि इसका मतलब समझ में आता है कि जो गबन किया जाता है ना पैसे का, उसको कहते हैं डिफेल्केशन, गबन। तो यहां पर पैसे की हेरा फेरी की बात नहीं कही गई है, हटाओ भाई। अब हमारे सामने आता है मेलवर्सेशन। मेलवर्सेशन का मतलब क्या होता है? मेलवर्सेशन का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी शासन भ्रष्ट हो जाता है ना। यानी कि जब किसी के अंदर, इसको मैं हिंदी में लिखता हूं आपके लिए, आपको अच्छा लगेगा, इसको हम कहते हैं भ्रष्ट शासन। ठीक है ना। देखो मेरे बच्चे कुछ शब्दों के अर्थ में यहाँ लिख नहीं रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि इसकी प्रॉपर पीडीएफ में आपको सारे मीनिंग मिल जाएंगे। ठीक है। कोशिश ये होती है कि इन प्रैक्टिस सेशंस में हम फास्ट फॉरवर्ड में चलें। ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं मेलफिजेंस। क्या कहते हैं? मेलफिजेंस। करेक्ट हो गया। तो ये शब्द का मतलब होता है जब किसी भी पद पर आप बैठे हैं और उस पद का दुरुपयोग करते हैं। ये बेसिकली एक चार्ज भी लगता है उन सरकारी अधिकारियों पे जो अपने पद पर बैठकर किसी तरह की रिश्वत लेते हैं या गलत तरीके की चीजों को पारित करते हैं। क्वेश्चन 19 हमारे सामने आता है। हिज पेनिटेंस। आपको इस लिखे हुए शब्द का सिनोनिम बताना है मेरे बच्चा। पेनिटेंस वॉज सिंसियर। उसका जो पेनिटेंस है वो सिंसियर था। पेनिटेंस का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। किसी भी इंसान से अगर कोई भी पाप होता है तो पाप का पश्चाताप करने की कोशिश वो करता है। और पाप से पश्चाताप करने का मतलब हमें क्या समझ में आया? प्रायश्चित जिसे हम करते हैं। ठीक है ना। प्रायश्चित हम किसी भी पाप का करने के बाद उसके लिए हम अपने मन से दुख व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। तो अगर इसका कायदे से मीनिंग हम समझें तो ये हो गया सोरो फॉर सिन। ठीक है ना। सिन का मतलब पाप होता है। अब मेरे बच्चा अगर हम समझने की कोशिश करें तो पेनिटेंस वाज सिंसियर। उसने बड़े तहे दिल से अपने पापों से मुक्ति के लिए प्रायश्चित किया। नॉट क्राफ्टेड टू अवॉइड पनिशमेंट, है ना, किसी तरीके की पनिशमेंट से अपने आप को क्या है अवॉइड करने के लिए नहीं, बट टू रिकनसाइल विद हिज कंसाइंस। रिकनसाइल का मतलब पुनः मित्र बनना, पुनः अपने आप को जोड़ देना। तो इसके लिए हमें पेनिटेंस का मतलब प्रायश्चित करने से रिलेटेड क्या होगा? देखो सबसे पहला शब्द है एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा, दुख, संताप। ठीक है भाई। अगला शब्द है कॉन्ट्रिशन। कॉन्ट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ही होता है क्या? अपने आप में पश्चाताप। ठीक है जी। तो ये जो मीनिंग यहाँ बताए हैं यही इसका मीनिंग है और यही अपने शब्द का जो पूछा उसका सिनोनिम है। रिपेरेशन बिल्कुल नया शब्द है। रिपेरेशन का मतलब होता है किसी से कोई अगर नुकसान हो जाए तो उसके एवज में दिया जाने वाला पैसा कंपनसेशन कहलाता है। ठीक है जी। अगला सवाल है एग्जैस्पिरेशन। एग्जैस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? झुंझलाहट। कभी कभी किसी इंसान के अंदर एक तरह की इरिटेशन होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? किसी तरह की इरिटेशन होती है, चिड़न होती है, परेशानी होती है, उसको झुंझलाहट भी कह दिया जाता है, चिड़न भी कहा जाता है, चिड़चिड़ापन भी कह दिया जाता है। क्वेश्चन 20 की तरफ हम चलते हैं मेरे भाई। द बुक गेन्स नॉट ओनली परस्पिक्विटी बट ऑल्सो ग्रिपिंग मोमेंटम एज द स्टोरी मूव्स क्रोनोलॉजिकली। जो पूरी की पूरी कहानी है उसके अंदर बिल्कुल टाइम का मूवमेंट सही तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इसी वजह से जो बुक है, देखो ये एक वर्ब है मेरे बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार, इसी वजह से जो बुक है वो प्राप्त करती है क्या चीज? पर्सपिक्विटी। केवल पर्सपिक्विटी ही नहीं लेकिन इसके साथ साथ मोमेंटम भी पा रही है। सिनोनिम आपको बताना है पर्सपिक्विटी का। तो पर्सपिक्विटी का मतलब क्या होता है? किसी भी किताब के अंदर जो क्लैरिटी होती है। क्या होती है भाई? क्लैरिटी। इसी को हम लूसिडिटी भी कह देते हैं।
ठीक है, क्लैरिटी या फिर इसी चीज को लूसिडिटी भी हम कह देते हैं। तो सिनोनिम तो चुपचाप क्लैरिटी बैठ गया, ठीक है ना। अब इम्पेनेट्रेबिलिटी की बात अगर हम करते हैं तो जिसके अंदर कोई भेद नहीं कर सकता, है ना। तो इम का मतलब नेगेटिव हो गया, इसी को हिंदी में लिखवाऊंगा बेटा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभेद्य है, यानी कि जिसके अंदर एंट्री नहीं की जा सकती, समझ रहे हैं? अगर मैं कहूं भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल, इसके अंदर हर एरा गैरा नथु गैरा अंदर नहीं आ सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इम्पेनेट्रेबिलिटी इसे हम कहते हैं। एम्बिग्विटी का मतलब जिसके दो अर्थ होते हैं। ओपेसिटी आप जानते हैं, ओपेसिटी का मतलब होता है ओपेक होना, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो ओपेक है उसके अंदर से क्या है, आर पार नहीं देखा जा सकता, ठीक है ना जी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन पढ़ने में पूरा समय दीजिएगा। आपको यहां बताना है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। ओके गाइस, अब इस सवाल पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मजेदार सवाल है। कैसे मजेदार सवाल है? देखो, इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये, पूरे के पूरे लिखे हुए वाक्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्लैंडस्टीन लिखा है, यहाँ क्लैंडस्टीन लिखा है, यहाँ फिसेट लिखा है हमारे सामने। जहां जहां ये शब्द है बिल्कुल सीधे सीधे इन शब्दों पर ही दिमाग लगाएंगे, दाएं बाएं आपको नहीं भटकना है, ठीक है। ये लिखा है क्या चीज, इंटरडिक्टेड। अब देखो एक एक करके इन शब्दों को देख लेते हैं, फिर मैं आपको क्रैक करना सिखाऊंगा। इंटरडिक्टेड ये हो गया हमारे सामने, और फिसेट हमारे सामने कहाँ लिखा बाबू, ये लिखा हमारे सामने, ठीक है। अब इसने हमारे सामने इन शब्दों को कहा है, आपसे पूछा है कि क्या इनमें से कोई स्पेलिंग अपने आप में गलत है, ठीक है जी। अगर इनमें से कोई भी स्पेलिंग गलत है तो उसकी इंप्रूवमेंट आपके मुताबिक क्या हो सकती है। पहले देखते हैं हम इंटरडिक्टेड। इंटरडिक्टेड एज इट इज ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरडिक्टेड, इंटर का मतलब होता है इनसाइड, और डिक्ट का मतलब होता है किसी पर शासन करना, है ना। यानी कि जिसके अंदर कोई शासन ना कर सके वो चीज अपने आप में क्या है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है ना जी। इंटरडिक्टेड अपने आप में बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब होता है प्रोहिबिटेड, ठीक है ना, निषिद्ध किया जाना, ये अपने आप में ठीक है। अब क्लैंडस्टीन का मतलब क्या समझ में आता है भाई? क्लैंडस्टीन की बात अगर हम करते हैं तो ये अपने आप में होता है सीक्रेट, यानी कि हिडन, गुप्त, छिपा हुआ। क्लैंडस्टीन यहां पर है, क्लैंडस्टीन यहां पर है, तो दोनों की स्पेलिंग अपने आप में बिल्कुल ठीक है। अब मेरे भाई यहां पर फिसेट हमारे सामने लिखा है, तो फिसेट कोई शब्द नहीं होता, बेसिकली फेस के आधार पर बना हुआ शब्द होता है फेसेट, ठीक है ना। ओके, तो फेसेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज का एक चेहरा, है ना। मैं इसको हिंदी में अगर कहने की कोशिश करूं पहलू, अंग्रेजी में अगर इसको कहूं तो आस्पेक्ट, या फिर अगर मैं कहूं साइड, या फिर अगर मैं कहूं लेटरल। मेरी बात समझ रहे हैं? हालांकि लेटरल नाम एक एडजेक्टिव कैटेगरी में चला जाने वाला शब्द है, जबकि जो फेसेट है वो एक नाउन होता है मेरे बच्चे। क्वेश्चन 22 पर आते हैं, थ्रो इन द टॉल। अब समझो, एक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। मान लीजिए ये बॉक्सर का रिंग है, यहाँ पर एक बॉक्सर है, यहाँ पर एक बॉक्सर है, ठीक है। अब जैसे ही बॉक्सर लड़ भिड़ के अपना एक दूसरे का मुंह तोड़ के बैठ जाते हैं कोने में, तो इनको टाल में लपेट दिया जाता है, ठीक है ना। अब टाल में लपेट देने का मतलब क्या हुआ, ठीक है भाई, अब इसके बाद तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। इनडायरेक्ट सेंस में ये एक तरीके से हार मारने की बात कही जाती है। तो क्या कहेंगे, ब्रेक समथिंग, वेस्ट नहीं, एक्सप्लेन नहीं, तो आप कहेंगे हार मान लेना। हार मानकर किसी भी खेल को छोड़ देना, किसी भी काम को छोड़ देना। क्वेश्चन 24 हमारे सामने है भाई, यहां पर लिखा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज। रेक्टिफाइज का मतलब होता है करेक्ट्स, ठीक है ना। गलत स्पेलिंग को जो करेक्ट करने वाला है वो कौन सा है, पहले इन शब्दों को पकड़ लेते हैं भाई। स्पर्ड, कहां पर लिखा है स्पर्ड? वैसे ढूंढने की आवश्यकता तो है। यहाँ पर डबल आर है, यहाँ आर है, इन दोनों में से आपको बताना है ये स्पेलिंग ठीक है या ये स्पेलिंग ठीक है। कंबशन, अब कंबशन को भी ढूंढ लेते हैं भाई। कहाँ हो तुम मोहब्बत में, तेरे बिना कैसे जिएंगे हम, ये रहा कंबशन, ठीक है जी, ये भी मिल गया। ऑब्सलीट एक शब्द हमारे सामने लिखा है, ऑब्सलीट ये लिखा है भाई, ऑब्सलीट ये लिखा है, और एक लिखा है हमारे सामने स्टेयर। एक बार इसको भी देख लेते हैं, STERE, इसका सब्सटीट्यूशन कहां पर है। ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है ना। और मेरे बच्चों एक चीज याद रखना, इंग्लिश के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको टाइम टेकिंग फील होता है कोई क्वेश्चन, तो घबराहट बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। बस इस चेहरे को एक बार याद कर लेना। आप ये सोच लेना कि अगर ये मुस्कुराकर पढ़ा रहा था हमें टीचर, तो फिर हमें भी मुस्कुराकर ही अपने क्वेश्चंस के आंसर बनाने हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो देखो, सबसे पहले स्पर्ड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मोटिवेटेड, है ना। मैं आपको समझाता हूँ इस मोटिवेटेड का किस सेंस में यहाँ यूज किया गया है। जब आप गाड़ी चलाते हो ना,
जब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाते वक्त आप लगाते हैं पहला गियर और एकदम से एक्सेलरेट करते हो, गाड़ी गुर्र भागती है, समझ रहे हैं? तो वो जो मोमेंटम बिल्कुल शुरुआत में आता है एकदम से, मतलब जो सब कुछ चीजों को मूवमेंट देता है, उसी चीज मोटिवेशन को हम स्पर कहते हैं, ठीक है ना? करेक्ट है। कंबशन की स्पेलिंग भी अपने आप में गलत है भाई, ठीक है ना? ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये स्पेलिंग अपने आप में बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। करेक्ट है, हाँ कि नहीं? अब हमारे, सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है ना, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, ठीक है ना, ये स्पेलिंग अपने आप में बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ लिखा है कंबशन। जब कंबशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है भाई? इसके लिए करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर पहले से ही लिखी हुई है, ठीक है। कंबशन का मतलब आप जानते ही हैं, जिसमें ऑक्सीजन और फ्यूल आपस में मिलते हैं, थोड़ा सा मोबिल ऑयल भी मिलता है और जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है। स्टीयर का मतलब होता है दिशा देना, ठीक है ना, स्टीयर से ही बना है गाड़ी की स्टीयरिंग, ये भी अपनी जगह सही है। ऑब्सोलीट का मतलब आउटडेटेड है, ये भी स्पेलिंग सही है। तो स्पर्ड की स्पेलिंग, इसी को आप लोगों को ठीक करना है, दैट्स इट, इट टेक्स टाइम, आप इस सवाल को थोड़ा सा समय दीजिएगा। A zoological discipline that analyzes morphological traits and life cycles of insects for agricultural, फोरेंसिक एंड इकोलॉजिकल पर्पसेस, ठीक है। इसके लिए आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। देखो कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर, लॉजिकल अध्ययन करना गुणों का, जीवन का, उनकी जो साइकिल है किसकी, इंसेक्ट्स, यहां से रूट वर्ड हमें पकड़ना है, ठीक है ना। माइको, माइकोलॉजी किसे कहते हैं? माइको का मतलब होता है जो फंगस लगता है, माइको का मतलब होता है फंगस, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? आप लोगों ने घर पर अपने फर्नीचर लगा रखा है जिसके ऊपर माइका लगी होती है। अब माइका का क्या सेंस बनता है? माइका अपने आप में एक ऐसी लेमिनेटेड शीट होती है जिससे लकड़ी पर फंगस नहीं लगती। हटाओ भाई, ठीक है ना। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, बायो का मतलब जीवन, जो सूक्ष्म जीवन के अध्ययन को कहता है वो माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है भाई। ये भी गया, ये भी गया। टैक्सोनोमी, अब टैक्सोनोमी का मतलब क्या समझ में आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन। तो एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट, इसका मतलब क्या होता है? इंसेक्ट। और ये चीज तो आप लोगों के लिए भरपूर तरीके से एक्सप्लेन की गई है आपकी अपनी, अरे बुक नहीं आ रही सामने, कौन सी बुक है भाई? वोकैब्युलरीज, ठीक है। तो रूट लेवल पर सबसे ज्यादा ताकतवर किताब आपके लिए आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इंग्लिश विद गोपाल वर्मा यूट्यूब चैनल पर रूट लेवल का पहला चैप्टर पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है भाई। ओके बच्चे, अच्छा एक छोटी सी राय आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं अपनी क्लासेस में हंसता भी हूँ, हंसाता भी हूँ, थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ, थोड़ा सा गाना भी गा देता हूँ, ठीक है ना। सिर्फ एक चीज़ के लिए, ताकि मेरा ये जो बच्चा पढ़ रहा है किसी भी तरीके से अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस को फील ना करे, तनाव को फील ना करे, ठीक है। मेरा ये मानना है शुरुआत से ही, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, ठीक है, मैंने हमेशा से एक चीज़ मानी है, अगर पढ़ाई का काम भी हमें बोझ लगने लग जाए तो पढ़ाई के पीछे छिपा हुआ जो ज्ञान है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हैं सर? आपको ज्ञान तो ऐसा होना चाहिए कि आपके अंदर से ही एक स्पार्क आए, आपके अंदर से ही खुशी आए कि मैंने कुछ पा लिया, मैंने कुछ सीख लिया, ठीक है जी। इसलिए मेरी नज़र में पढ़ना और पढ़ाना खूबसूरत होना चाहिए, हँसते हुए होना चाहिए, बदलते समय के अनुसार, बदलती ज़रूरतों के अनुसार होना चाहिए। कभी हमें ये फ़ील नहीं होना चाहिए कि ये जो इंसान सामने पढ़ा रहा है, ये हमारे को मजबूर कर रहा है पढ़ने के लिए। नहीं, ये हमें मोटिवेट कर रहा है पढ़ने के लिए, हमारा हाथ पकड़कर हमें साथ चलाता है, ठीक है? तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। किसी तरह की कोई शिकायत हो तो ज़रूर बताइएगा, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे बच्चों। क्वेश्चन 25 पर चलते हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। बिल्कुल उसी एटीट्यूड से इस क्वेश्चन को भी हम क्रैक करेंगे जिस एटीट्यूड से पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने तैयार किया, ठीक है जी। देखिए पहले एक्सट्रीमली शब्द है, एक्सट्रीमली इधर से पकड़ो, कहाँ है, कहाँ हो तुम, छिपे हैं हम। एक्सट्रीमली की स्पेलिंग ये ठीक है, ये गलत है, ओके। पिकाडिलो, अब पिकाडिलो को पकड़ लीजिए भाई साहब, पिकाडिलो ये हमारे सामने स्पेलिंग है। पिकाडिलो का मतलब क्या होता है? ये एक अच्छा शब्द है, आपको इसको जरूर ध्यान रखना चाहिए। पिकाडिलो का मतलब होता है कोई भी छोटी सी गलती, ठीक है ना, है ना। एक गाना सुना होगा आप लोगों ने, नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई। जब हल्का फुल्का कोई नशा होता है ना, किसी को अपने रूप का गुरूर होता है, किसी को अपने ज्ञान का गुरूर होता है, किसी को अपनी दौलत का गुरूर होता है, किसी को अपनी मोहब्बत का गुरूर होता है,
और किसी को गुरूर होता है अपने सादेपन का। समझ रहे हैं? तो ये जो गुरूर होता है ना मेरे भाई, इस गुरूर की वजह से छोटी-छोटी गलतियाँ इंसान कर ही देता है। उन्हीं गलतियों को पिकाडिलो कहा जाता है। तो पिकाडिलो की स्पेलिंग ये सही है, ये गलत है। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल की स्पेलिंग ये गलत है, रिस्पॉन्सिबल की स्पेलिंग ये ठीक है। तो जो बचा स्टेडफास्ट हमारे सामने बचा, ये स्पेलिंग सही है, ये गलत है। हमें यही बताना है गलत स्पेलिंग कौन-सी है और इसकी इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती है। मज़ेदार सवाल होगा। ठीक है जी। तो पिकाडिलो की अगर आप बात करना चाहते हैं तो इसको आप कहते हैं कोई भी माइनर मिस्टेक, छोटी गलती। स्टेडफास्ट का मतलब क्या होता है? जो दृढ़ निश्चय से काम करता है, कमिटेड होता है, लॉयल होता है किसी के प्रति। Cinnamon was known in biblical times and is mentioned in several books of the Bible. Cinnamon क्या होता है? cinnamon कमेंट्स में मुझे बताइएगा फटाफट से, ठीक है ना? ये अपने आप में मुझे लगता है एक पहाड़ का नाम है। is mentioned in several books of the Bible both as and part of the mixture of compound that was mixed with oils for anointing people's bodies. Anointing का मतलब तेल लगाने का काम करना। ठीक है जी। पीपल्स बॉडीज एंड ऑल्सो एज अ टोकन ऑफ एज अ टोकन इंडिकेटिंग फ्रेंडशिप अमंग लवर्स एंड फ्रेंड्स। हटाओ सारी बात। पार्ट ऑफ मिक्सचर और कंपाउंड, किसी तरीके का जो मिक्सचर है उसके लिए हमें क्या शब्द यूज करना होगा, है ना? आइसबर्ग आप लोग जानते हैं। एवरी नाइट इन माय ड्रीम्स आई सी यू, I feel you, that is how I know you. टाइटैनिक टकराया था आइसबर्ग से। आइसबर्ग होता है फ्लोटिंग पीस ऑफ आइस। फ्लोटिंग पीस, पीस का मतलब टुकड़ा, ऑफ आइस इन ओशियन। ठीक है। किसी भी समुद्र महासागर में किसी भी बर्फ का एक बहुत बड़ी चट्टान टुकड़ा फ्लोट करता हुआ जाए उसे आइसबर्ग कहा जाता है। खास बात क्या है? इसका 1/3 हिस्सा हमें दिखाई देता है और इसका 2/3 हिस्सा जो है वो सर समुद्र के या महासागर के अंदर दफन होता है। नहीं चल पाएगा आंसर। एडिटिव, एडिटिव का मतलब क्या होता है? देखो, पुराने ज़माने में जब स्कूटर हुआ करता था हमारे घरों में, तो स्कूटर में पेट्रोल डलता था, लेकिन पेट्रोल के साथ एक एडिटिव भी डलता था जिसे टूटी कहा जाता था। ठीक है? बहुत सारे बच्चों को शायद याद होगा, नहीं भी होगा। तो उस एडिटिव कहा जाता था जो किसी चीज़ के साथ मिलाया जाता है ना? एपिटाइज़र होता है क्या? जो भूख को बढ़ा दे। एपिटाइज़र किसे कहते हैं भाई साहब? जो खाना खाने से पहले, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी शादी वगैरह में जाते हैं, तो पहले आप लोगों को स्नैक्स मिलते हैं खाने के लिए। अब वो जो स्नैक्स वाली चीज़ होती है ना भाई, स्नैक्स आप खाने से मतलब क्या होता है? आपकी भूख और ज़्यादा बढ़ती है और दैट भूख को बढ़ाने वाली चीज़ ही एपिटाइज़र कहलाती है। इंग्रेडिएंट इसके लिए सही सवाल है। ठीक है ना? आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं सर, अगर आप कोई भी ड्रिंक लेते हैं, ठीक है? मोइतो, मोजितो नहीं कहते, इसे मोइतो कहते हैं। अगर आप इस ड्रिंक को पीते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर दिया जाता है। ठीक है? ओके, सॉफ्ट ड्रिंक होती है बेसिकली। नो मैन इज़ एन आइलैंड, बिल्कुल ही अलग सवाल है ये, आपके लिए पढ़कर जाना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब सिचुएशन को समझते हैं। ये मैंने आप सभी के सामने अर्थ बना दी। बेटेस क्या बात है, मैंने तो सर्कल बना दिया। आज से मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, आज से मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैथ्स में झगड़े ज़्यादा होते हैं, इंग्लिश वाले फिर भी प्यारे होते हैं। ठीक है भाई? अब इसके ऊपर मैंने अंडमान निकोबार आइलैंड्स बना दिए। खूबसूरती क्या है सर? अंडमान निकोबार आइलैंड्स की अगर संख्या आप गूगल करके देखोगे तो आप थोड़ा सा चकरा जाओगे, और इतनी बड़ी संख्या होती है भाई साहब। अब हर एक आइलैंड की खास बात क्या होती है? चारों ओर पानी भरा होता है, इसके ऊपर अपने आप जो है तो वो है, नहीं है तो सर फिर वो तो फिर दिक्कत ही हो जाएगी। अगर इस आइलैंड पर मान लीजिए, अगर इस आइलैंड पर चावल नहीं उगाया, सर नहीं मिलेगा चावल। अगर यहाँ पर वीट नहीं उगाया, नहीं मिलेगा, दूसरे पर डिपेंडेंट होना होगा। अब यहाँ क्या कहा है इसने? कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आइलैंड है। आइलैंड का मतलब सेपरेट हो गया, अलग हो गया, धरती का वो टुकड़ा जो धरती से अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सभी मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। एवरीवन इज क्या है भाई? इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं? ठीक है जी। तो यहां हमें क्या कहना होगा? ठीक है ना? ये रहा इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से हम कनेक्टेड हैं, हमें एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत है और एक दूसरे की सपोर्ट के बिना हम सब गड़बड़ कर जाएगा भाई। सवाल 28 कहता है
आपको बताना है बाबू, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो अंडरलाइन पार्ट है, सारी छोड़ो, बात सीधी आओ। पीपल हु ओन और मैनेज अ स्टोर दैट सेल्स गुड्स टू द पब्लिक। सामान्य लोगों के लिए जो मतलब स्टोर करता है चीजों को बेचने के लिए, उस इंसान को हम क्या कहते हैं? सर ये तो निर्यात करता है, एक्सपोर्टर होगा। एग्रीगेटर्स किसे कहते हैं? एग्रीगेट, एग्रीग, देखो इस एग्रीगेट में लिखा हुआ ग्रेग शब्द है, और ग्रेग का मतलब होता है ग्रुप करना, इकट्ठा करना। इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप करना, इकट्ठा करना, ज्वाइन करना, कलेक्ट करना। तो एग्रीगेटर हम किसे कहते हैं? सर ये बेसिकली चीजों को, आइटम्स को इकट्ठा करने वाला है। आप इसको कलेक्टर कह सकते हैं। अब ये कलेक्टर वो नहीं है सर जो किसी जिले में रेवेन्यू कलेक्ट करता, नहीं। कलेक्टर मीन चीजों को इकट्ठा करने वाला। कंज्यूमर उपभोक्ता है। रिटेलर हम इस इंसान को कहते हैं, ठीक है ना, जो बेचने का काम करता है। ठीक है, इसको आप फुटकर विक्रेता भी कहते हैं। ठीक है बच्चा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। ठीक है ना, एक भट्ठी है हमारे सामने, यहाँ लकड़ियां पड़ी है, आग लगी हुई है, इसके ऊपर आपने क्या लगा दी है भाई साहब? देखो बहुत बढ़िया चीज बना रहा हूँ, दिल खुश हो जाएगा भाई साहब। ठीक है ना, आपने इसके ऊपर क्या बना दी भाई साहब? केतली बना दी। ठीक है, अब आप कहोगे सर जो नीचे आग लगी है इसकी वजह से इसके ऊपर कालिख चमकेगी, बोलो हाँ है ना। और इसको हटाकर फिर मैंने इसके ऊपर एक पोट रख दिया भाई साहब। ठीक है ना जी, इसके ऊपर पोट रख, तो आप कहोगे नीचे से ये भी काला हो जाएगा। तो काला काले को काला कहे तो इसका मतलब तो कोई सेंस नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है ना, यानी कि एक बुराई किसी के अंदर है, वही इंसान किसी दूसरे के अंदर उसी बुराई की वजह से उसको अगर बुरा कहता है, तो फिर आप क्या कहेंगे? ठीक है, क्रिटिसाइज करना समवन फॉर अ फॉल्ट वन ऑल्सो possesses, यही करेक्ट होगा कि जो कमी हमारे अंदर है उसी कमी को लेकर हम किसी दूसरे की कमी को अलग कमी बताते हैं। क्या बात है भाई साहब, मैंने इतनी कमी निकाल दी इस वाक्य में, अफसोस मैं कहाँ जाऊं। वेटरन का एंटोनिम आपको बताना है। ठीक है, अब वेटरन उस इंसान को कहते हैं जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है। ठीक है ना जी, जिसको बहुत एक्सपीरियंस होता है, लंबे समय तक वो काम कर रहा होता है, तो इसको वेटरन की अगर हम कहें तो ये एडजेक्टिव होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार एक्सपीरियंस आप इसे कह सकते हैं। तो नो सुखिया, सर कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। कंडीशन का मतलब क्या होता है? जिसने बहुत ज्यादा किसी चीज को सीखा है, वो अपने आप में उसकी कंडीशनिंग हो जाती है दिमाग की, समझ रहे हैं? अब मैं आपको समझाता हूँ। जो पायलट्स होते हैं, फ्लाइट जो लोग उड़ाते हैं, उनके दिमाग की कंडीशनिंग हो चुकी होती है। कैसे दिमाग की कंडीशनिंग हो चुकी होती है? वो भाई हर चीज के लिए ना उनका हाथ बिल्कुल ऑटोमेटिकली काम करता है, पता ही नहीं कौन से स्विच से क्या हो रहा है। हम जैसे को, हम तो उल्लू हैं, ठीक है ना, लेकिन वो हर एक स्विच को बहुत अच्छी तरीके से टक 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 ऑपरेट करते हैं और वो उड़ जाता है ना भाई। सीजनड, सीजनड और कंडीशन सिनोनिम है। फॉलिबल गलती करने योग्य हो गया, नोवाइस इसके लिए करेक्ट एंटोनिम होगा भाई। ठीक है ना, फॉलिबल का मतलब तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर गलती होने की संभावना होती है गाइस। क्वेश्चन 31, द सर इनकरेक्ट स्पेलिंग को फिर से पकड़ना है। ठीक है ना, ये सेंटीमेंट्स लिखा, ये सेंटीमेंट्स लिखा है। ठीक है, स्केप्टिसिज्म, देखो अब ये दोनों की दोनों स्पेलिंग्स एक ही है ना भाई। तो इसका मतलब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी स्पेलिंग्स पर आ जाओ। कहाँ स्पेलिंग आपके हिसाब से गलत है, सीधा सीधा उसको आप पकड़ लीजिएगा। ठीक है ना, एटर्नल का मतलब हमेशा के लिए चलने वाला। ठीक है, पोर्शंस पार्ट को कहा जाता है। सेंटीमेंट्स बिल्कुल सही है, गलत स्पेलिंग सिर्फ यही है, आप इस लिखी हुई स्पेलिंग में से सी को हटा दीजिए, स्केप्टिसिज्म का मतलब करेक्ट हो जाएगा। अब स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें आप हर किसी पर शक करते हैं, संदेह करते हैं, समझ रहे हैं? ठीक है ना, किसी भी शब्द के अंत में अगर इज्म हमें जुड़ा हुआ मिलता है तो ये बताने की कोशिश करता है किसी भी प्रैक्टिस को, किसी भी आर्ट को, किसी भी प्रथा को, कला को। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं। इट वॉज फैसिनेटिंग, आपको सिनोनिम बताना है। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग, ठीक है, इसका मतलब होता है जो आपको आकर्षित करे, मनमोहक बने, सिनोनिम बताना है। तो सर रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब अपने से जो दूर हटाए, समझ, अपने से जो दूर करे। ठीक है, तो ये तो नहीं चलेगा। पोंडरस का मतलब PONDER शब्द से ये बना है। पोंडर का मतलब होता है जिसपे बहुत ज्यादा ध्यान लग जाए। और अब अगर आप किसी एक चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान लगा दें तो आपका ध्यान हटकता नहीं है, तो इसी की वजह से ये अपने आप में डल हो जाता है और सामान्य भाषा में नीरस हो जाता है। ठीक है ना जी। सर नोक्शियस का मतलब होता है हार्मफुल, क्या होता है? हार्मफुल। तो ओबनोक्शियस का मतलब क्या होता है? जिसको देखकर हमें
ये महसूस हो कि ये हमें क्या पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो ऑब्नोक्शियस का मतलब यहां से क्या समझ में आता है, जो हमें महसूस कराए कि ये हमारे लिए अप्रिय है, ठीक है जी। तो एन्चेंटिंग ऐसे भी आप समझ सकते हैं मेरे भाई, ये भी शब्द नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस, एक ही शब्द है जो पॉजिटिव है। तो फैसिनेटिव पॉजिटिव है जो अपने आप पर आकर्षित करे, तो एन्चेंटिंग का मतलब भी आकर्षित करने वाला ही होता है। क्वेश्चन 33 पर काम करते हैं। दिस एटमोस्फेयर ऑफ सोलमिनिटी डिजोल्व इनटू सॉन्ग्स एंड लाफ्टर, ठीक है ना। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। डिजोल्व का मतलब होता है जो चीज अपने आप में किसी भी तरीके से खत्म हो जाए, डिजोल्व हो गया, ठीक है ना जी। आप पानी में नमक डालते हैं, थोड़ी देर बाद नमक दिखाई नहीं देता, वो डिजोल्व हो गया, उसके अंदर मिक्स हो गया, खो गया, ठीक है ना। तो सर एटमॉस्फेयर में ये जो भी चीज था सॉन्ग्स और लाफ्टर की वजह से क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। सर लाफ्टर की वजह से शोर मचेगा, सॉन्ग्स की वजह से कोलाहल मचेगा, खूब शोर मचेगा। मेरी बात समझ रहे हैं भाई साहब, आप कहीं पर भी गाने बजाने लग जाओ भाई साहब, वहां क्या होगा, रोड़ा पै जाना जी उथे, है ना। यानी कि सोलमिटी का मतलब हमें समझ में आता है सीरियसनेस, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, माहौल सीरियसनेस में था, एकदम से लोगों ने हंसना और गाने शुरू कर दिए, तो क्या हो गया, एंटोनिम की तरफ हमें जाना होगा। सेरेमनी का मतलब क्या होता है भाई, सेलिब्रेशन होता है, आप सभी लोग जानते हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा अलग कैटेगरी में चला गया, है ना। सोब्राइटी ये सिनोनिम है भाई इस लिखे हुए शब्द का, ठीक है ना। सोब्राइटी का मतलब क्या होता है, सीरियसनेस, जहां पर बिल्कुल संयम है, गंभीरता है, शांति है, ठीक है जी। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, ह्यूमिलिटी का मतलब है किसी भी इंसान के प्रति आपकी जो नोबिलिटी है, ठीक है ना, हम्बलनेस है, ठीक है जी। ओके, तो लेविटी की बात हम करते हैं। लेविटी का मतलब यहाँ क्या समझ में आता है, ठीक है, जब आप किसी चीज में मजाक उड़ाते हो, हंसते हो, शोर मचाते हो, दैट इज कॉल्ड लेविटी। ये एक नया शब्द है, आप लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए, इसी की वजह से आप लोगों को भाई साहब पक्की वर्दी मिलनी है। क्वेश्चन 34 पर काम करते हैं। दिस इज अ नेशन दैट नीड्स अ लीडर हु कैन कोच इट थ्रू रिमोर्स। एंटोनिम आपको बताना है, फियर एंड नो स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रीफ। देखिए रिमोर्स का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर पहले भी हमने इसी का भाई एक शब्द पढ़ा था, ठीक है ना। इसी का ही एक भाई हमने पढ़ा था, जिसे हमने कहा था क्या चीज, पेनिटेंस, है ना, पछतावा जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली वही होता है जिसे हमने पश्चाताप पढ़ा था, पेनिटेंस पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। ये शब्द कैटेगरी के अकॉर्डिंग नेगेटिव होता है ना जी। अब हमें देखना है सर, ब्लेम आरोप लगाना नेगेटिव, रिग्रेट पछतावा नेगेटिव, एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस भी अपने आप में नेगेटिव ही होता है। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपके मन में एक्सक्यूजेस हैं, आपके मन में एक्सक्यूजेस है, पढ़ाई नहीं करने के एक्सक्यूजेस, बहुत सारे कारण आपने बना लिए हैं, आप समझ रहे हैं। तो इम पेनिटेंस, पेनिटेंस पढ़ा हम लोगों ने, इम लगाने से नेगेटिव होगा, ये पेनिटेंस खुद में ही नेगेटिव था, तो सरकार इसी के ओपोजिट हमें जाना है, बात खत्म हो गई। टेक अ रेन चेक सब, देखो पुराने जमाने की बात है, घर से निकलने से पहले लोग पहले न्यूज़पेपर में ना सबसे पहले वेदर फोरकास्ट चेक कर लेते थे कि मौसम किस तरह का है, इस मौसम में हमें बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो वो दे टेक अ रेन चेक, है ना, माहौल कैसा रहने वाला है इस चीज को वो देख कर जाते थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, हाँ कि नहीं। तो टेक अ रेन चेक का मतलब क्या समझ में आता है, इसका मतलब होता है कि यार ठीक है बारिश हो सकती है आज, ठीक है आज नहीं चलते हैं, बाद में चलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये है, न्यूज़पेपर में आप इस चीज को चेक करते थे वेदर फोरकास्ट फोरकास्ट को, ठीक है। और भाई पोलाइट हो गए आप उस चीज के लिए, न्यूज़पेपर हर कोई इंसान थोड़ी पढ़ता है, पोलाइट लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना जी। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, अगर बारिश हुई तो आप अपने प्लान को क्या कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है ना जी। या फिर क्या कर रहे हैं, आज जाने से मना कर रहे हैं, ठीक है जी। तो टू कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव नहीं सर, अचीव करना किसी चीज को नहीं, समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली नहीं सर, टू पोलाइटली डिक्लाइन कर देना किसी भी ऑफर को, और इस भाव के साथ मना, इम्प्लीकेशन मीन्स भाव, दैट वन में टेक इट अप एट अ लेटर डेट, बाद में इस काम को कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये एक अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा जा सकता है, मानसून से ही निकले हैं अभी भारतवासी भाई। 36 पर आते हैं, द राइटिंग इज ऑन द वॉल, ठीक है ना। अब ये आपकी गली की है बात भाई साहब, और यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, गली में लिखा हुआ है क्या चीज, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या चीज, अरोड़ा फार्मेसी। हमारे यहाँ हर तरह के रोग का इलाज मिलता है,
है ना, हर गली में ये लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब क्या होता है? अबे नालायक हो, गलत जगह चले गए हो, ये नहीं देखना है, गली में दीवार लगी हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई चीज बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, तो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, बताओ जरा सोच के। अब आप ये कहेंगे सर यहाँ पर हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि किसी की दीवार पे आप कुछ लिख दोगे तो क्या दीवार वाला गुस्सा नहीं होगा? है, अगर मान लो यहाँ दीवार पर लिखा हुआ है, गधे के पूत यहाँ मत मूत, है, समझ रहे हैं? तो जिस इंसान को ये बहुत बुरा लगेगा पढ़कर, वो इंसान यहीं पर आके सूसू करेगा, समझ रहे हैं? यहां पर थूकना मना है, तो किसी की दीवार पे तुम लिखोगे, उसके लिए क्या होगा, दिमाग खराब हो जाएगा, कहते हैं अच्छा तूने मना किया, थू, यही काम होगा भाई, समझ रहे? तो इसी को हम क्या कहते हैं, अ क्लियर साइन ऑफ ट्रबल। मुसीबत की जड़ यहीं से शुरू होती है, समझ रहे? लोग ऐसा लिख देते हैं, इसीलिए लोग यहाँ कूड़ा डालना सख्त मना है ना, लोग इसको ईगो पे ले लेते हैं, अच्छा भाई साहब ऐसे कैसे बात के, तो दिस इज अ क्लियर साइन ऑफ ट्रबल, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो मुसीबत हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, पंगा हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। क्वेश्चन आते हैं हम 37 पर। ही केम टू रियलाइज, वो आया इस बात को महसूस करने के लिए। सॉरी यार, हम सीधे क्वेश्चन पर काम करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। द पार्ट ऑफ द सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल मैटर, इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। आपको पार्ट ऑफ सोइल का मतलब तो समझ में आ गया, मिट्टी का एक हिस्सा है, मिट्टी का एक हिस्सा है जो बना है फ्रॉम डीकम्पोज्ड, सड़े हुए प्लांट या एनिमल मैटर से, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है जी, उसे हम क्या कहते हैं। देखो ग्रेवल का मतलब क्या होता है, कंकड़ पत्थर होता है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है कंकड़ पत्थर। आप कहोगे सर ये समझा दो थोड़ा और अच्छे से। स्कूटी चलाते हैं आप लोग, बाइक चलाते हैं आप लोग, तो स्कूटी बाइक जब आप चलाते हैं तो रोड पर कभी कभी कुछ कंकड़ पत्थर रोड़ी बजरी पड़ी होती है, और आप चलाते चलाते सतर्क हो जाते हैं कहीं गिर ना जाए, समझ रहे हैं? थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हैंडल हुआ ना, तो फ्रिक्शन लॉस होने की वजह से धड़ाम से मुंह लगता है, वो ग्रेवल है। अब आप कभी नहीं भूलेंगे इसको, ठीक है ना। लेटराइट एक नया शब्द आपके लिए है। लेटराइट का मतलब क्या होता है सर, कोई ऐसी मिट्टी जिसके अंदर आयरन ज्यादा होता है, सामान्य भाषा में इसे लाल मिट्टी हम कह देते हैं। अब इधर लिखा हमारे सामने क्या चीज, मिनरल्स। मिनरल्स अपने आप में क्या होता है सर, मिनरल्स तो आप जानते ही हैं, जो हमारे जमीन के अंदर दुनिया भर के सब्सटेंसेस हैं, ठीक है ना, खनिज इसे हम कहते हैं। तो ह्यूमस इसके लिए एक नया वर्ड है जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। ह्यूमस बेसिकली एक ऐसी मिट्टी होती है जिसके अंदर प्लांट्स हैं, या जो क्या कहते हैं एनिमल जो रहते हैं, उनके सड़ने की वजह से वो मिट्टी बनती है। 38 पर आते हैं। आपको बताना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस बात के लिए, फर्म इन हिज बिलीफ, अपने विश्वास को लेकर पक्का है, एंड नेवर गिव अप, और कभी अपने विश्वास को उस इंसान ने कभी नहीं त्यागा है, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले शब्द लिखा है हमारे सामने क्या चीज, डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरों से अलग होता है लेकिन फिर भी उनसे मिक्स नहीं होता। शाई, शाई का मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे सर जो दूसरे से दूर ही रहता है शाई रहता है, क्यों, क्योंकि इसके शाई होने का मतलब क्या होता है, लैकिंग कॉन्फिडेंस, इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो दूसरे लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होता, शामिल नहीं होता। ये तो अलग हो गया। पॉइज्ड एक नया शब्द है आपके लिए। पॉइज्ड का मतलब क्या होता है, जो अपने पोस्चर को खराब नहीं करता, ठीक है ना। इसी को हम अगर कहने की कोशिश करें तो बैलेंस्ड भी होता है ये इंसान, काम भी होता है, शांत होता है, संतुलित होता है। देखो बच्चों, पढ़ाई तो कोई भी करा सकता है, ठीक है, ये तो कोई भी आपको करा सकता है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ इसलिए आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, आपको अगर लाइफ को बहुत अच्छे से जीना है ना, तो आज से अपनी लाइफ में संतुलन बनाना सीखो। संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, आपको अपने फ्रेंड्स को जितना टाइम देना है, एक लिमिट उसकी सेट कर लो। पढ़ाई को जितना टाइम देना है उसकी भी एक लिमिट सेट कर लो। फैमिली के साथ बैठने का भी एक टाइम लिमिट सेट करो, सर मम्मी पापा भाई बहन के साथ हमें कितनी लंबी समय तक बात करनी है। ऐसा नहीं है कि बैठे हैं तो 4-4 घंटे गप्पे हाँ करें दोस्तों के साथ, ठीक है। जिस इंसान की जिंदगी में संतुलन नहीं है, बैलेंस नहीं है, वो इंसान सबसे ज्यादा बर्बाद है। ये मत सोचना कि आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी नौकरी लगने के बाद। सर चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप 10 घंटे के लिए किसी ऑफिस के जवाबदेही तैयार कर रहे हैं, जिम्मेदारी तैयार कर रहे हैं।
समझ रहे हैं? ऐसे मामले में आपको बैलेंस बनाकर चलना होगा। ऑफिस का काम ऑफिस तक, ऑफिस की टेंशन घर लेकर आओगे, घर पर लड़ाई मचनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए संतुलन बनाना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी चैलेंज है। बनाइएगा जरूर। ठीक है, ओके। पोइज्ड हम इसको कहते हैं। कमिटेड का मतलब सर आप लोग कमिटेड तो किसी न किसी के लिए है ही, डेडिकेटेड है, लॉयल है, तो फिर यही तो करेक्ट आंसर है। डिस्पोज्ड इन के साथ अगर जोड़ दिया तो इनडिस्पोज्ड का मतलब क्या होता है, जो अस्वस्थ है ना। ठीक है, ओके। आप इसको फिलहाल के लिए अनवेल कह दीजिएगा। उस जिंदगी का फायदा ही क्या जिस जिंदगी को हमने जीना नहीं सीखा, है ना मेरी भाई। ठीक है ना, यूं तो कुत्ते बिल्ली जानवर भी जी रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसा कौन सा काम नहीं कर रहे हैं जानवर जो आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सोना खाना, ठीक है, किसी भी तरह का छोटा या बड़ा, हर जानवर की जिंदगी में अपना पर्पस होता है भाई। आप समझ रहे हैं, वही धूप उनके लिए, वही बारिश उनके लिए, वही खाना उनके लिए, पानी उनके लिए। ठीक है, वही धरती वही आसमान सब उनके लिए सेम ही तो है। इंसान में और जानवरों में यही फर्क है। इंसान के पास तर्क है, इंसान के पास तर्क है, हर बात के पीछे उसके तर्क है। जो बच्चा नहीं भी पढ़ रहा ना क्लास में, उसके पास भी अपना तर्क होगा। नहीं पढ़ रहा, मेरे पास ये लॉजिक है, मेरे पास ये तर्क है, समझ रहे हैं। लेकिन जिसने अपने तर्क में भी एक बैलेंस ढूंढ लिया, एक संतुलन ढूंढ लिया, वो इंसान कामयाब है, उसको कभी कोई नहीं रोक पाएगा दोस्त। ठीक है, अब ये हमारे सामने वही सवाल है जो टाइम टेकिंग है। दिमाग लगाएंगे भाई इस सवाल में। पहले एक शब्द को पढ़ेंगे फ्रैकिंग। पहले फ्रैकिंग की स्पेलिंग में फर्क है, तो या तो ये स्पेलिंग ठीक है या ये स्पेलिंग ठीक है, यही आपसे जानना चाहा है। कोक्स, कोक्स हमारे सामने कहाँ है दोस्तों। यही टेक्निक है इसकी। ठीक है, ओके। एक शब्द आया हमारे सामने, सबटेरेनियन। सबटेरेनियन कहाँ लिखा है मेरे भाई, कहाँ खो गए हो तुम। ठीक है ना, ये हमारे सामने लिखा हुआ है शब्द। ठीक है भाई, और आगे हम पढ़ लेते हैं। एक और लिखा है हमारे सामने, वेल हेड। वेल हेड कहाँ लिखा है दोस्त, क्योंकि तुम ही हो जिंदगी। अब मेरे भाई हमें देखना है इनमें से कौन सी स्पेलिंग ऐसी है जो यहां पर ठीक लिखी है। ठीक है ना, फ्रैकिंग की स्पेलिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं तो फ्रैकिंग अपने आप में एक गलत स्पेलिंग है। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब फ्रैकिंग की स्पेलिंग ये अपने आप में जो लिखी है, यहां पर लिखी, ये पहले से ही सही है, ये गलत है। फ्रैकिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली, ये अपने आप में एक प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोलिक, मतलब हाइड्रोलिकली तेल निकाला जाता है किसी भी चीज से। ठीक है, जमीन से, समुद्र से। ठीक है, ओके। अब हमारे सामने आता है कोक्स। इसके साथ ई लगाने की गलती हो गई। ये वाला जो कोक्स हमारे सामने लिखा है ये अपनी जगह सही है। इसका मतलब हमें क्या समझना होता है, इसका मतलब होता है जब हम किसी को क्या करते हैं, राजी कर रहे होते हैं। एक ईडियम आप लोगों को इसी बात के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में मीनिंग बताइएगा, होक्स एंड कोक्स या फिर होक्स और कोक्स। ठीक है ना, इन दोनों में से कोई एक ईडियम करेक्ट है और उसका मीनिंग क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है जी। कोक्स का मतलब होता है किसी की खुशामद करना, किसी को राजी करना। ठीक है ना, वेल हेड, हेड की स्पेलिंग गलत है, यानी कि ये हेड अपनी जगह सही है। अब हमारे सामने कौन सी स्पेलिंग ठीक नहीं है भाई, सब टेरेनियन। तो सर ये वाली स्पेलिंग यहाँ पर गलत है दोस्त, यहाँ पर ये करेक्ट है। बस यही आपको देखना है। ठीक है ना, तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बहुत ईजिएस्ट वे मैंने आप लोगों को बता दिया है, इसको तुरंत से आप उड़ा सकते हैं। क्वेश्चन 40 पर हम पहुंच गए। हिट अ नर्व। नर्व से ही बना है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, अब हमारा नर्वस सिस्टम गजब का सिस्टम है। ठीक है ना, मेरे अगर पैर में चोट लग जाए तो उस चोट लगने से जो दर्द का एहसास है वो मुझे कैसे पता चलेगा, चोट लगने की वजह से नर्व्स वहां से मैसेज ट्रेवल करके मेरे दिमाग में पहुंच जाएंगी। दिमाग में ये मैसेज आएगा कि भाई वहां चोट लगी है और उसकी वजह से इतनी सिवियरिटी का दर्द हो रहा है, अब इसके लिए इलाज करना है। आप समझ रहे हैं, तो नर्व्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं। अब सवाल ये है, हिट अ नर्व, इसका मीनिंग क्या निकल कर आएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर नर्व की यानी कि नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है, यही हमें किसी भी चीज की सेंसिटिविटी बताता है। मेरी बात समझ रहे हैं, यही भी किसी चीज की सेंसिटिविटी बताता है, और इसका मतलब समझ में आता है किसी चीज की संवेदना बताता है, किसी भी चीज के एहसास को बताने की कोशिश करता है। तो हिट अ नर्व का मतलब हमें क्या समझ में आता है,
आप यही कहना चाहेंगे किसी भी इंसान की भावनाओं को छूना, समझ रहे हैं? तो इग्नोर करने की बात नहीं है। प्रोवोक अ रिएक्शन बाय रेफरिंग टू अ सेंसिटिव टॉपिक, बिल्कुल सही आंसर यहां से निकल जाएगा। टू सक्सेसफुली कंप्लीट डिफिकल्ट टास्क, फिजिकली इंजोर, किसी को नुकसान पहुंचाना। तो आप कहेंगे किसी को इस तरीके से भड़काऊ रिएक्शन देना ताकि उसका कोई सेंसिटिव टॉपिक छेड़कर हम उसके अंदर कुछ मतलब सेंसेस को जगा सकें, उसकी फीलिंग्स को जगा सकें, उसकी संवेदनाओं को, उसकी भावनाओं को हम टच कर सकें। ठीक है भाई। क्वेश्चन 41 पर आते हैं। द स्पीच वॉज इंटेंशनली वेग, लैकिंग क्लियर आर्ग्यूमेंट्स और कंक्लूजन। ठीक है ना। वेग, देखो पहला शब्द मैं आपको समझा देता हूं। वोग एक बहुत बढ़िया मैगजीन आती है जो सिर्फ और सिर्फ फैशन की बात करती है। ठीक है ना। ओके, मेरी बात समझ रहे हैं? जो किसी भी फैशन की बात करती है, अरे यार फैशन को छोड़ो ना, तुम ट्रेंड की बात करते हैं। ठीक है जी, ट्रेंड की बात करते हैं, उसे हम कहते हैं वोग। करेक्ट है भाई। अब मेरे भाई वोग की बात करते हैं। द स्पीच वाज इंटेंशनली, क्या लिखा है, वेग। एंटोनिम वेग का बताना है तो वेग की स्पेलिंग का मतलब हमें समझ में आता है समथिंग दैट इज अनक्लियर, अस्पष्ट होना किसी भी चीज का। एंटोनिम की बात करते हैं तो ब्लंट का मतलब तो तीखा होता है। ब्लंट का मतलब होता है शार्प, किसी के मुंह पे डायरेक्ट कह देना। किसी की शक्ल गंदी है उसके मुंह पे सीधा कह दे वो भुंडी शक्ल के, तो ये क्या होगा, सीधा गंदा कह देना। क्रिटिकल का मतलब होता है क्या, जिस पर क्रिटिक किया जा सके, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी क्रिटिसिज्म हो सकती है। ठीक है, तो फॉर्मल औपचारिक हो गया। डेफिनेट आप कह देंगे। ठीक है ना जी, वो अनक्लियर है, ये डेफिनेट है। डेफिनेट का मतलब जिसके बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन 42 पर काम करते हैं भाई। यू कैन नॉट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। अब देखो इसका मीनिंग आपको बताना है इस प्रोवर्ब का। देखो ऑमलेट अगर बनाना है तो पहले आपको अंडा तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई भी काम करना है, ठीक है ना, अगर आपको कोई भी काम करना है तो किसी न किसी कठिनाई को, भाई इस सिचुएशन को ध्यान से समझोगे। ये एक एग है, एग की जो आउटर कवरिंग है उसे हम कहते हैं शेल। ठीक है ना। और ये अपने आप में एक तरीके का क्या होता है, इसका हार्ड सरफेस होता है। अब हार्ड सरफेस होने का मतलब क्या होता है, हार्ड सरफेस होने का मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज, कि भाई आपको पहले इसकी जो हार्ड पार्ट, कठोर हिस्सा है, उसको आपको हटाना होगा, तब जाकर आपको वो चीजें मिलेंगी। तो इसके लिए क्या है, इट इज अ मैसी अफेयर टू एस्पायर टू मेक अ गुड इंग्लिश ऑमलेट। वाजीवा कर नई खोज कर दी भाई। टेरिबली डिफिकल्ट टू अवॉइड मैथ, सर डिफिकल्ट नहीं है, अवॉइड नहीं करना है। इट इज ऑलवेज गुड आइडिया टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ बिग मैथ आफ्टर अ रियल फीस्ट। नहीं, इट इज हार्ड टू अचीव इंपॉर्टेंट थिंग्स विदाउट सम अनप्लीजेंटनेस है। पहले आपको कुछ ऐसी चीजों को झेलना पड़ेगा जो नापसंद होंगी आपको, और उसके बाद फिर आप अचीव कर सकते हैं जीवन में इंपॉर्टेंट थिंग्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर बहुत परेशान होते हैं कि उसके उनके घर वाले, परिवार वाले, दोस्त सब उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तुमसे ना हो पाएगा भाई, तुम टाइम पास कर रहे हो, सुबह से शाम तक लाइब्रेरी जा रहे होते। तो आप इस चीज को लेकर नेगेटिव नहीं होना। ठीक है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा चाहते हो करना, तो ये सब आपकी जिंदगी के छोटे छोटे वो पहलू हैं जिनको आपको झेलना ही पड़ेगा, इग्नोर नहीं कर सकते दोस्त। ठीक है ना, झेलना ही पड़ेगा, हर कोई झेलता है भाई। क्वेश्चन 43। देर वॉज अ लॉन्ग डिस्कशन अबाउट द लाइजन। लाइजन का मतलब कनेक्शन होता है बिटवीन द टू डिपार्टमेंट्स। ठीक है। अब लाइजन की करेक्ट स्पेलिंग आप लोगों को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये एक अच्छा और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखो लाइजन में सीधा सीधा बेटा नहीं आएगा, पहली बात, सीधा सीधा बेटा नहीं आएगा, और बेटे से पहले एक और एस की जरूरत कतई नहीं है। ठीक है ना, यहां पर कोई मतलब सुष्मिता सेन कोई वो तो है नहीं, नहीं चलेगा। ठीक है। अब हमारे सामने आता है सर, सन के बीच में आई क्यों आ गया, हटाओ भाई, सन तो अपनी जगह ठीक है। अब लाई, LIAI, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना, मेरी बात समझे, लाइजन। ओके, ये करेक्ट स्पेलिंग हो गई। बढ़िया सवाल था। कनेक्शन इसे हम कहते हैं जो दो पार्टीज के बीच, दो दलों के बीच, दो लोगों के बीच आपस में तालमेल बिठाए। क्वेश्चन 44 पर आते हैं, आपको फिर से उसी सवाल पर काम करता है। ठीक है ना। प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी के कहां पर है स्पेलिंग भाई, ढूंढो जरा, मिलेगा यहीं। नहीं मिला हमको, कहाँ हो तुम, नहीं मिला भाई हमको।
ढूंढ लेंगे बाद में। ब्रावाडो, ये क्या है भाई, ब्रावाडो कहाँ लिखा हुआ है? किसी भी एक शब्द से हमें मिल जाएगा ना, तो फिर हम उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ये भी शब्द नहीं ढूंढने में मिल रहा है। कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया है कि मेरी आंखों के सामने जन्नत है और मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये रहा, ठीक है ना। ये स्पेलिंग अलग है, ये स्पेलिंग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, इनमें से कोई एक स्पेलिंग गलत है जिसका सही रूप हमें देखना है। अब ब्रेव से बना है ब्रेवाडो, ये स्पेलिंग गलत है। ब्रोवाडो तो कोई शब्द ही नहीं होता। लो भाई, खत्म ही होगी बात, ठीक है। अब तो टूट ही गया सवाल हमारे सामने, ठीक है ना। क्रेडो का मतलब क्या होता है? क्रेड शब्द से ही बना है, जिसका मतलब होता है किसी चीज पर आस्था, विश्वास, बिलीफ। ये अपनी जगह सही है। डेरिसियन, डेरिसियन का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब अपने आप में समझ में आता है, जब हम किसी की नकल उतारते हैं, मोकरी, ठीक है ना। द कपिल शर्मा शो में आप दुनिया भर की नकल देख सकते हैं, कोई किसी की नकल है। सुनील ग्रोवर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, है ना, किसी की भी नकल उतार सकता है ना। प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज को बार बार करने की आदत, ठीक है ना। और इसी को हम कहते हैं टेंडेंसी, इसी को हम कहते हैं टेंडेंसी, इसी को टेंडेंसी को हिंदी में हम कहते हैं प्रवृत्ति। प्रवृत्ति, किसी भी काम को बार बार करने की कोशिश करना, ठीक है जी। हाँ कि नहीं। क्वेश्चन 45 पर आते हैं। He was caught in an extremely confusing, complicated और difficult situation। जो बहुत ज्यादा confusion से भरी है, complicated है या difficult situation है, उसको आप क्या कहते हैं? देखो, उसको हम कहते हैं भाई इम्ब्रोग्लियो। क्या कहते हैं उसको हम? इम्ब्रोग्लियो। जो एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है ना, और मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, समझना जिसको मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। लेब्रिंथ का मतलब होता है एक तरीके का जाल, ठीक है ना। इसके लिए याद रख लीजिएगा मेज। आप जब कभी किसी शहर में जाते हैं, तो शहर में आपने देखा होगा बहुत सारे फ्लाई और इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे कनेक्टेड होते हैं, उल्टे सिलते तरीके से भटके हुए होते हैं। तो वो जो रास्ते होते हैं वो क्या है, अपने आप में जाल है, लेब्रिंथ है। क्वेंड्री, बहुत बार पेपर ने पूछा ये शब्द, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या होता है? क्वेंड्री का मतलब होता है क्या चीज? स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, एक ऐसी अवस्था की ये बात हमें बताता है, ठीक है ना। और डिलेमा का मतलब क्या होता है सर? डिलेमा का मतलब होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ इनडिसिसिवनेस, इनडिसिसिवनेस, जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पाते, एक ऐसी अवस्था, ठीक है जी, कि आप क्या करें क्या ना करें, एक ऐसी अवस्था जिसमें आप डिसाइड ना कर पाए। क्वेश्चन 46 कहता है आपको बताना है मेरे बच्चों एंटोनिम। टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब क्या होता है? एक तरह का डिस्टरबेंस, ठीक है ना, जिसके अंदर सारी की सारी चीजों के अंदर एक तरीके का डिस्टरबेंस आ जाए, अशांति आ जाए। मैं लिख देता हूं इसके लिए। तो इसका सिनोनिम तो टर्बुलेंस है भाई, एंटोनिम पूछा है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में शब्द नेगेटिव है, टर्बुलेंस भी नेगेटिव है। फर्स्ट का मतलब शोर शराबा होता है, ठीक है ना जी, शोर शराबा होता है। हल्ला गुल अपने आप में नेगेटिव होता है, इसका हिंदी ही लिखता हूं मैं आपके लिए, है ना, हल्ला गुल, ठीक है जी। क्वाइट शांत है, पॉजिटिव, यही पकड़ा जाएगा, है ना। रेसिस्टेंस का मतलब किसी चीज का विरोध करना, लगभग ओपोजिशन, ये भी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड ही है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव की टेक्निक आपको वोकैब्युलरीज में बहुत अच्छे से समझाई गई है भाई। क्वेश्चन 47 पर काम कर रहे हैं। व्हेन कन्फ्रंटेड विद इनजस्टिस, जब अब अन्याय सामने आता है, छोड़ो सारी बात, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पकड़ो। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, है ना, जब आपके अंदर तर्क बहुत बड़ा हो, क्या सही है क्या गलत है, इसी सही और गलत को हम कहते हैं एक्यूमेन, इसी सही और गलत को हम कहते हैं प्रूडेंस, इसी को हम कहते हैं रेशनैलिटी। तो आपकी जो अपनी बुक है इंग्लिश एक्यूमेन, कहाँ गई वो जादुई किताब? आपकी जो अपनी इंग्लिश एक्यूमेन है, इसके अंदर ये जो एक्यूमेन लिखा है ना, इस एक्यूमेन का मतलब भी यही होता है, अंग्रेजी भाषा को लेकर आपके अंदर जो सही तर्क है वो कैसे डेवलप हो, ये इंग्लिश एक्यूमेन का काम है, ठीक है जी। तो स्ट्रोंग सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग को हम कहते हैं क्या? अवर्जन तो हेट्रेड को कहते हैं, किसी चीज के प्रति जो डिसलाइक है, घृणा है। डिस्पोजिशन बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिस्पोजिशन का मतलब होता है किसी के प्रति आपका स्वभाव, ठीक है ना, नेचुरल टेंडेंसी।
स्वभाव, नेचुरल टेंडेंसी। अनॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? अनॉर्मिटी का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा सीरियसनेस बताने की कोशिश करता है ना, ग्रेट सीरियसनेस, लेकिन सामान्यतः ये अपने आप में नेगेटिव होता है। हटाओ भाई, तो कंसाइंस अपने आप में बिल्कुल सही, इसके लिए क्या बैठता है भाई? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, ओके। एनॉर्मिटी का मतलब होता है, ऐसे समझने की कोशिश करो जैसे आप, अब आप समुद्र में कभी गए नहीं हो तो मैं इसका एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा आपको, ठीक है, समझो ध्यान से, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी पहाड़ पर ऊपर चढ़ गए हैं, ठीक है जी, यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है जी। अब ये पहाड़ की गहराई है, ठीक है ना जी। तो ये क्या हो गया, जब आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ से जो नीचे का ये माहौल है, तो आपको महसूस होगा कि यार मैं तो बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर हूं, मैं तो पहाड़ के उस हिस्से पे हूं जहां से मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। लेकिन इसके साथ साथ एक ये नेगेटिविटी, बेटा अगर गिर गए ना तो हॉस्पिटल वाले भी ढूंढेंगे हाथ कहाँ जोड़े और पैर कहाँ जोड़े। समझ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का काम करिए, ये सामान्यतः नेगेटिव सेंस में यूज होता है। क्वेश्चन 48 हमें कहता है हिज ट्रेचरस। देखो दो तरीके के शब्द होते हैं भाई, टीचर पढ़ाने का काम करता है, ठीक है जी, टीचर पढ़ाने का अध्यापक हो गया। अब इसी के अंदर अगर हम ट्रेचर शब्द को आर इसके अंदर जोड़ देते हैं तो क्या हो गया, आप कहेंगे सर इसके अंदर आर आपने जोड़ दिया तो इसका मतलब तो हेरा फेरी हो गई, ठीक है भाई। तो ये बेसिकली होता है वो इंसान जो बिट्रे करता है, अ बिट्रेयर ऑफ ट्रस्ट, जो किसी के भरोसे को तोड़ता है। तो ट्रेचरस ओयूएस लगाने की वजह से एडजेक्टिव हो गया है, तो इसका मतलब धोखा देने वाला हो गया, नेगेटिव शब्द। डिसीटफुल भी नेगेटिव ही है, एडजेक्टिव है। डोसाइल नहीं, ट्रायंट नहीं, रेवेनस नहीं, ठीक है ना। डोसाइल का मतलब क्या होता है बेटा? डोसाइल का मतलब होता है जो किसी के आज्ञा को मानता है, ओबीडियंट। मैं लिख देता हूं आपके लिए इस शब्द को, वैसे कोशिश किया करो शब्दों को सुनकर, ठीक है ना। ओबीडियंट, फॉलो करता है किसी भी बात को, ठीक है ना। ट्राइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्राइंट कोई वैलिड वर्ड नहीं है, ठीक है ना। रेवन, रेवन हम बोलते हैं किसको सर? रेवन एक कौवे की कैटेगरी को बोलते हैं। कौवा, कौवा देखा आपने, काले रंग का होता है, छत पर काला कौवा बैठा, दैट कौवा। तो उसकी आदत क्या होती है सर? वो कुछ भी खा लेता है, कुछ भी मिले खा लेता है, ठीक है ना। तो रेवेनस का मतलब होता है एक्सट्रीमली हंग्री, ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन 49 पर काम करते हैं, आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस पूरी लिखी हुई बातचीत का। चलो, एन इंडिविजुअल हु मेंटेन्स एलिजियंस टू देयर होमलैंड। एलिजियंस का मतलब होता है संपर्क, ठीक है जी, ओके। एन इंडिविजुअल हु मेंटेन्स एलिजियंस टू देयर होमलैंड व्हाइल लिविंग एंड वर्किंग इन अ फॉरेन। दूसरी कहीं और कंट्री में या नेशन में वो रहता है, फिर भी अपने देश से वो कनेक्शन मेंटेन रखता है। ऑफन विद इन अ टेम्परेरी और रोटेटिंग असाइनमेंट। टेम्परेरी या रोटेटिंग असाइनमेंट पर हम इसे क्या कहते हैं? देखो, एलियन तो होता है जो दूसरा, ALI शब्द से बना है जिसका मतलब होता है अदर, किसी दूसरे शहर, देश, किसी दूसरे लोक से कोई है। अब शब्द लिखा नोमड। नोमड हम कहते हैं कि इसको बंजारे को कहते हैं जी, जिसका कोई अपना परमानेंट ठिकाना नहीं होता। इसी को आप वॉन्डरर भी कहते हैं, घुमंतु भी कहते हैं। कॉलोनी बसाने वाला कोलोनाइजर कहलाता है, ठीक है जी, कॉलोनी बसाने वाला कोलोनाइजर कहलाता है, ठीक है जी। तो बचता इसमें एक ही है, एक्सपैट्रिएट, ठीक है ना। पैट्री का मतलब पितृता, पैट्री का मतलब पिता से होता है, जहां पिताजी रहते हैं, पिताजी का वंश वहीं बनता है। कोई इंसान अपनी पैतृक भूमि, पैतृक जमीन, पैतृक मकान को ना भूले, उसे को एक्सपैट्रिएट कहा जाता है, ठीक है ना जी। एक्स का मतलब आउट, पैट्री का मतलब पिता, ठीक है ना। जो पिता ने जहां पर जो चीज बनाई है उसको छोड़कर कहीं और रह रहा है पर फिर भी कनेक्टेड है। क्वेश्चन 50 पर काम करते हैं, आपको बताना है दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ डीप फीलिंग ऑफ रिग्रेट फॉर हिज एक्शंस। किसी एक्शन के लिए किसी इंसान को बहुत ज्यादा पछतावा हो, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है जी, ये बढ़िया सवाल है दोस्त, ठीक है ना। पहला शब्द का ऑप्शन है एडुलेशन। डी पार्ट को ध्यान से देखने के काम करते हैं। एडुलेशन का मतलब होता है जब किसी को जरूरत से ज्यादा क्या होती है, चापलूसी होती है, तो होती है ये क्या, फ्लैटरी। हटाओ भाई, ये तो अपनी जगह गलत हो गया।
इम्पेनिटेंस, पेनिटेंस पश्चाताप, इम लगाकर नेगेटिव बना दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, पश्चाताप की कमी, या फिर अगर आप कहें किसी ने कुछ बुरा किया और उसको महसूस ही नहीं होता, लैक ऑफ रिग्रेट इसे हम कहते हैं, ठीक है जी। अब लिखा है कॉम्बिनेशन, एक शब्द लिखा हमारे सामने कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, किसी को धमकी दे दी आपने, थ्रेट ऑफ, और किसी चीज की धमकी दे दी, पनिशमेंट, दंड की, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक अलग शब्द हो गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या है, कॉन्ट्रिशन। कॉन्ट्रिशन का मतलब होता है एक ऐसा भाव, गहरा भाव जिसके अंदर पश्चाताप होता है किसी के किए हुए काम का, ठीक है ना जी। ओके जी। तो कॉन्ट्रिशन एक बहुत ही प्यारा शब्द है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं मेरे भाई। लिमिटेड बट परसिस्टेंट एफर्ट्स कैन अकम्प्लिश ग्रेट फीट्स। फीट्स का मतलब काम, कर्तव्य, कोई भी जो भी चीज आप कर रहे होते हैं, ठीक है ना। थोड़े ही सही पर लगातार किए गए जो एफर्ट्स हैं वो किसी भी चीज को पा सकते हैं, यानी कि बड़े से बड़े काम को वो हल कर सकते हैं, पा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है, ब्रेविटी का मतलब संक्षिप्त, छोटे रूप में सब कुछ बुद्धिमान बात कह देते हैं, नहीं सर। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, ठीक है ना, मतलब सही मौके पर चौका मार देना, गलत हो गया। इट इज ईजियर सेड देन डन, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, तो आप कहेंगे नहीं सर। लिटिल स्टोक्स फेल ग्रेट ओक्स, ओक बड़े बड़े वृक्ष होते हैं पहाड़ी इलाके में, बड़े बड़े वृक्ष आपने देखे होंगे, ठीक है जी, बड़े बड़े वृक्ष आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है ना जी। इतने बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, आदमी की इतनी सी औकात है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा करके अगर इसको काटना शुरू कर देंगे ना, तो ये बड़े से बड़े जो वृक्ष होते हैं धड़ाम से गिर जाते हैं भाई साहब, यही इसका मीनिंग निकल कर आता है। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं मेरे बच्चे। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको ढूंढनी है, वही टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। पहले कोई भी एक शब्द पकड़ लीजिए, ओब्लिकली। ओब्लिकली शब्द को इस लिखे हुए पैसेज में देखते हैं, कहाँ लिखा है, कहाँ हो तुम मेरे महबूब, कयामत होगी आज रुसवा। मुझे पता है मुझे नहीं मिलेगा, छोड़ देते हैं, दूसरे को देख लेते हैं। ये लिखा है एजू, ये क्या लिखा भाई, एडजुडिकेटेड, ओके, ये लिखा हमारे सामने, इसको पकड़ लीजिएगा। ADJU DIC STED, इसका मतलब क्या हुआ, आपको इस पैसेज में कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके सामने जो लिखे हुए शब्द हैं सीधे सीधे आपको देखना है, इन्हीं में से कोई एक स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना जी। इन्हीं में से कोई एक स्पेलिंग गलत है। पहला शब्द लिखा है ओब्लिकली, ओब्लिक शब्द से ये बना है। ओब्लिक का मतलब क्या होता है, ये ओब्लिक है जिसको आप वो बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो ओब्लिक को हम इसी को ध्यान नहीं आ रहा मुझे, इसको हम एक और भाषा से बोलते हैं, कंप्यूटर में इसको हम बोलते हैं शायद, ध्यान नहीं आ रहा भाई क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अपनी जगह ओब्लिक के साथ एलवाई जुड़ा हुआ है। ओब्लिकली का एग्जैक्टली अगर मतलब हम समझने की कोशिश करते, इनडायरेक्टली होता है, घुमा फिरा कर किसी चीज को कहना होता है, ठीक है ना। अब आता है हमारे सामने एडजुडिकेटेड। अब देखो ये शब्द एडी से बना है, एडी का मतलब होता है किसी चीज की ओर, जेयूडी किसी भी शब्द के अंदर देखने को मिलता है तो उसका मतलब होता है लॉ, ठीक है ना। केट का मतलब बना देना, तो ये भी अपनी जगह सही है। तो एडजुडिकेटेड का मतलब होता है यानी कि जब औपचारिक रूप से किसी चीज को आप सुनते हैं और उसमें अपना न्याय देते हैं, ठीक है ना, निर्णय सुनाने का काम करना। अगला शब्द हमारे सामने क्या लिखा है, एमनिशमेंट, है ना। एमनिशमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये स्पेलिंग अपनी जगह गलत है। क्यों गलत है, ए ई ये लिखा ना EMN, है ना। EMN का मतलब यहां पर दिमाग से संबंधित है, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें तो दिक्कत गड़बड़ एक ही चीज की है, EMN, ठीक है ना, ये गड़बड़ है भाई। एक मिनट रुको भाई, इस स्पेलिंग के अंदर क्या है ठीक लिखने की कोशिश मैं आपके लिए यहां पर कर रहा हूं, आप जरा इसको ध्यान से देखने की कोशिश करना। पहले ENMESH, ठीक है, ये हमारे सामने करेक्ट है स्पेलिंग। इस EN का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बना देना। मेंट का मतलब अवस्था हो गई, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये एक नाउन हो गया,
ठीक है, मैश। ओके, अब इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? किसी चीज में उलझ जाना, है ना। ये अपने आप में क्यों गलत हो गया? इस MNE का मतलब तो माइंड हो गया, माइंड से रिलेटेड ये वर्ड है ही नहीं बेसिकली, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को मैश बना देना, है ना। इसको मतलब अगर हम कहने की कोशिश करते हैं तो इसको हम कहते हैं उलझन, ठीक है जी। किसी भी तरीके से उलझा देना, उलझन पैदा कर देना, ठीक है। तो यही स्पेलिंग हमने हमें गलत है। नॉक्टर का मतलब रात होता है, तो नॉक्टर्ना का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू रात, है ना। इसी को हम रात में चलने वाले भी कहते हैं। ये भी अपने आप में सही है, तो गड़बड़ हमारे सामने बी ऑप्शन की ही है। क्वेश्चन 53 पर काम करते हैं। द न्यू कैमरास प्रोवाइड अ पेनोरमिक व्यू। पेनोरमिक आपको सिनोनिम बताना है। जब पेन की हम बात करते हैं तो पेन का मतलब ऑल, यानी कि एक ऐसी फोटोग्राफ जो सामान्यतः इतना ही, कोई फोटो खींचते हैं तो सामान्य इतना ही आप उसके चित्र को ले सकते हैं। अब इसके लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, यहाँ जो रह गया ये नहीं दिखाई देता। तो इस पूरे वाइड एंगल फोटोग्राफ को हम पेनोरमिक कहते हैं, है ना। पेनोरमिक का मतलब क्या होता है? जो बड़े स्तर पर हो, जो बड़े स्तर पर हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव कह देते हैं, फैला हुआ। सरकमस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? सरकम का मतलब सर्कल हो गया, स्क्राइब का मतलब क्या होता है? लिखना होगा। तो सरकमस्क्राइब्ड का मतलब हमें क्या समझ आता है? इसका मतलब होता है जो लिखा तो हो पर सीमित दायरे से संबंधित हो, है ना। सरकमस्क्राइब का मतलब क्या होता है? लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड होता है। प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक। प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, एग्जैक्ट, टू द पॉइंट। और पैच से रिलेटेड होगा पैची। पैच से रिलेटेड क्या हो गया? पैची, है ना। पैची का मतलब क्या होता है? अब समझने की कोशिश करना। मान लो किसी ने कोई शर्ट पहनी है, मान लो किसी ने कोई शर्ट पहनी है, ठीक है जी। अब शर्ट पहनी है, बड़ी अच्छी बात है भाई, ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है। यहां पर एक पैच लगा दिया है, तो आप कहोगे सर इस पूरी की पूरी शर्ट पे ये जो पैच लगा है, इसको देखकर हमें समझ में आया कि ये चीज तो अपने आप में इरेगुलर है, ठीक है ना। तो पैची का मतलब समथिंग दैट इज नॉट फेमिलियर, दैट इज नॉट रेगुलर, इरेगुलर होना। आपको बताना इसमें गलत स्पेलिंग कौन सी है, ठीक है जी। इन्हीं सेंटेंसेस या इस टाइप की वोकेबलरीज में आज के समय में बच्चों को सबसे ज्यादा टाइम लगता है। मैंने इस सेशन में इन पर खास आपके लिए ध्यान दिया है मेरे भाई, ठीक है ना। किसी भी एक शब्द को पकड़ लीजिएगा, कोऑर्डिनेटेड, यहाँ कोऑर्डिनेटेड, यानी कि या तो ये स्पेलिंग सही है या ये, दोनों स्पेलिंग अगर अलग अलग है ना तो इन दोनों में से कोई एक स्पेलिंग है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेटेड कोई नहीं होता, कोऑर्डिनेटेड होता है, तो ये स्पेलिंग तो अपने आप में गलत है, ठीक है ना। अब हमारे सामने एक शब्द लिखा हुआ है, कौन सा भाई? सर्जेंट। सर्जेंट शब्द अपने आप में गलत है, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? ये, ठीक है जी। सर्जेंट एक पोस्ट होती है मिलिट्री में, ठीक है ना। टेक्टाइल भी अपने आप में बिल्कुल सही है, ठीक है ना। टेक्टाइल की अगर हम बात कर रहे हैं तो टेक्टिकल, ये तो अपने आप में गलत होगी ना स्पेलिंग। हाँ, टेक्टिकल में एल आता है, ठीक है ना। टेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को हैंडल करना। टेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को हैंडल करना, तो हैंडल करने का मतलब होता है रणनीति किसी चीज के लिए तैयार करना, है ना। अनवेवरिंग की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है भाई, अनवेवरिंग की स्पेलिंग यहाँ पर पहले से ही सही है, ठीक है बच्चा। ओके, क्वेश्चन 55 पर आते हैं। थ्रो अ रेंच इन द वर्क्स, ठीक है ना, यानी कि किसी भी काम में रेंच करना। देखो रेंच क्या होता है मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये बेसिकली एक इस तरीके का, ठीक है जी, एक इस तरीके का जुगाड़ होता है भाई। आपके घर पर प्लम्बर आता है, आपके घर पर कभी कोई पाइप की फिटिंग में अगर दिक्कत होती है तो एक मिस्त्री आता है और इस तरीके का एक जुगाड़ लेकर आता है, कसता है, पाइप को खींचता है उससे। तो रेंच का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, रेंच का मतलब होता है जो किसी भी चीज को क्या करता है, टाइट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। तो अब रेंच किसी काम में फेंक देने का मतलब क्या होता है? आप उस काम में मुसीबत पैदा कर रहे हो, वो काम हो रहा है, आप उसके अंदर कुछ मुसीबत खड़ी कर दे रहे हो। तो इसका मतलब आप क्या कहते हैं? प्रॉब्लम, किसी भी प्रोसेस में जो काम चल रहा है उसके अंदर आप डिस्ट्रप्शन डाल रहे हैं, उसमें आप एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो चीज क्या है भाई, वो काम अपने आप में खराब हो जाए, ठीक है बच्चे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको आप टेक्निकल तरीके से भी याद रख सकते हैं, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन 55 पर देखो, मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ। देखो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन में हमने आपके लिए पाइप रेंच बना दिया, ठीक है। अब आप अगर कहीं पर भी सवाल को देखेंगे ना, आप किसी भी पेपर में सवाल को अगर देखेंगे, देखते ही रेंच देखते ही आपके दिमाग में एक चित्र आएगा और इसको देखते ही आपको अगर किसी काम में अगर रेंच कोई फंसा दे तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी, समझ रहे हैं?
पुराने जमाने में अगर हम जाते हैं ना, तो पुराने जमाने में जो जहाज होते थे, पानी के जहाज होते थे, अक्सर उनकी मशीनरी को खराब करने के लिए उसके अंदर रेंच फेंक दिया जाता था और चलता जहाज रुक जाता था। आप अगर इसको देखोगे, इस सवाल को, जैसे ही आपने ये देखा, आप इस सवाल को पेनोरमिक को देखते दिमाग में एकदम से ये चीज आएगी। कल को आप अपने मोबाइल फोन से पेनोरमिक फोटो खींचोगे, आपके दिमाग में चीज आएगी। ठीक है ना? तो मेरे बच्चे, मेरे दिमाग की जो चीजों को ध्यान से समझेंगे ना, ये जो छोटी छोटी पिक्चर्स मैं बनाता हूं, मैं बना भले ही यहाँ रहा हूं, लेकिन एग्जैक्टली ये आपके दिल पर बन रहा है। पेपर में आपको ये चीजें याद आएंगी, समझ रहे? मैं आपके सामने रेडीमेड पिक्चर्स लगाकर भी इस ड्रामा को दिखा सकता हूं। नहीं सर, आई एम अ रियल टीचर, आई एम अ रियल टीचर। मेरा काम ये नहीं कि मैं आपके सामने पहले से यहाँ पेंटिंग शेंटिंग लगा दूं और मैं खटाखट उस चीज को दिखा के आपको ये कह दूं, देखो बेटा कर दिया ना जादू। नहीं, जादू कुछ नहीं है सर, आपको वो चीज रियलाइज करनी है, उस चीज को आपको महसूस करना है। गॉट इट? आओ, आपको बताना है सब्स्टिट्यूट इस लिखे हुए शब्द का। इसका मतलब होता है प्रभाव, ठीक है ना जी? इसका मतलब होता है इंपैक्ट। प्रभाव, इंपैक्ट के लिए हमें सिनोनिम क्या लिखना है, ठीक है ना जी? देखिए, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो हमारे सामने लिखा है नाउन है, इस अफेक्ट के बारे में अगर हम समझते हैं तो सामान्यतः ये वर्ब है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप और आगे बढ़ेंगे ना, थोड़ा सा अगर और आप बढ़ेंगे, तो हम किसी भी वर्ब को नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? वर्क अपने आप में, मेरी बात समझ रहे? नाउन भी है अनकाउंटेबल कैटेगरी का, और यही अपने आप में वर्ब भी है। मैं अगर रन के बारे में कहूं तो ये अपने आप में वर्ब भी है, इसका मतलब टू वॉक फास्ट, ठीक है ना, दौड़ना। इसी को नाउन की तरह लेकर चले जाए तो आपको क्रिकेट की याद आ जाती है। तो इसी अफेक्ट को नाउन की तरह अगर आप लेकर जाते हैं तो इसका मतलब होता है एक ऐसा इन्फ्लुएंस जिसको देखा नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आगे चलते हैं। तो यानी कि ये तो कनेक्टेड ही नहीं है। फैंटेसी, फैंटेसी का मतलब क्या होता है? कल्पना, इमेजिनेशन, ये नहीं चलेगा। तो इंपैक्ट हमारे सामने आ ही गया है। इंपोर्टेंस, देखो इंपोर्टेंस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? किसी भी लिखे हुए शब्द में पोटेंस अगर देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है पावर, शक्ति। इम लगाने से नेगेटिव हो गया। जो शक्तिहीन हो जाए, जो शक्ति से दूर हो जाए, जिसके अंदर ताकत खत्म हो जाए, वो शक्तिहीन कहलाता है। क्वेश्चन 57 पर आते हैं। हैंडसम इज एज हैंडसम डज, ठीक है ना सर? हैंडसम केवल वही है जिसके काम हैंडसम है ना? यानी कि आपके काम करने का तरीका ही आपको स्मार्ट बनाता है, आपकी शक्ल से आप स्मार्ट नहीं है, ठीक है ना? तो कैरेक्टर और बिहेवियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपीयरेंस से, ठीक है बच्चे? क्वेश्चन 58 की तरफ चलते हैं। ये सवाल हमारे सामने, स्क्रूपुलस शब्द का आपको एंटोनिम बताना है। स्क्रूपुलस के लिए हम क्या कहने की कोशिश करेंगे? तो पहले स्क्रूपुलस के बारे में समझते हैं। स्क्रूपुलस का मतलब हमें क्या समझ में आता है? वो इंसान जो बहुत ज्यादा सतर्क है, ठीक है ना? वो इंसान जो केयरफुल है, अलर्ट है, अलार्म्ड है, कोशियस है, ठीक है जी, सतर्क है। स्क्रपुलस हो गया, ठीक है? अब यहां पर बताना इसका एंटोनिम। तो एंटोनिम किसे कहेंगे भाई? देखो, एम्फेटिक का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज पर जोर डालता है, स्ट्रोंग है, फोर्सफुल है, ठीक है ना? सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सर्कम का मतलब चारों ओर, स्पेक्ट का मतलब होता है देखना, सर का मतलब चारों ओर। ये सर्कल बना रहा हूं मैं आपके लिए, कभी कोई सोचे यहाँ रिंग बना रहा हूं मैं, यहाँ कोई रिश्ता थोड़ी लेना भाई किसी का दोस्त। सर्कम किसी भी शब्द के अंदर है तो वो सर्कुलर हो गया। स्पेक्ट का मतलब क्या हो गया? देखना। तो अलर्ट हो गया, ये तो इसका सिनोनिम हो गया गुरुजी, है ना? ये तो इसका सिनोनिम हो गया। कंसाइंशियस का मतलब क्या होता है? यानी कि जो अपने दिमाग का प्रयोग करता है, तो ये भी अपने आप में इसी का सिनोनिम हो गया, ठीक है? CON टुगेदर। साई का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जानता है ना? यानी कि जिस इंसान का दिल और दिमाग एक साथ मिलकर काम करता है। देखो, दिल भावनाओं से भरा होता है और दिमाग तर्क से भरा होता है। जब ये दोनों चीजें मिलकर काम करें तो केवल उसी चीज को कंसाइंशियस कहते हैं। तो इम्पैचुस का मतलब क्या होता है? जो भावनाओं में बहकर किसी काम को कर जाता है, ठीक है बच्चा? आइए भाई, क्वेश्चन 59 को समझने की कोशिश करते हैं। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स, ठीक है ना जी? ये एक आदमी की बैक है, ये दूसरे आदमी की बैक है। इस आदमी ने कहा, ठीक है जी, इस आदमी को कहा, ठीक है, भाई साहब तुम मेरी कमर को खुजला दो, मैं तुम्हारी कमर को खुजला दूंगा। क्यों? क्योंकि अपने हाथ अपनी कमर तक नहीं जा पाते। बोलो हाँ, ठीक है?
अपनी कोशिश करके देख लो भाई साहब। इसका मतलब क्या समझ में होता है? एक इंसान दूसरे इंसान के लिए हमेशा मददगार होता है। तो म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब पारस्परिक, रेसिप्रोकल, ठीक है जी, एक दूसरे के प्रति मदद वाला व्यवहार इज कॉल्ड म्यूचुअल असिस्टेंट बेनिफिट्स फॉर बोथ पार्टीज। क्वेश्चन 60 कहता है लेट अस एक्ट परसिपिटियसली, ठीक है, परसिपिटसली। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो ये स्पेलिंग है, एक इधर ये स्पेलिंग है ना। हो सकता है आपके लिए बिल्कुल अलग स्पेलिंग हो, नहीं आपको पता, कोई बात नहीं, इसको पकड़ लो भाई, ठीक है, मुराइस मुरस, ठीक है। इंटवाइन, इंटवाइन, यहां पर हमारे सामने आ रहा है एंटवाइन। तो आप कहेंगे सर ये स्पेलिंग अपने आप में सही है, ये स्पेलिंग अपने आप में गलत है। यानी कि आपको स्पेलिंग की सब्स्टिट्यूशन रखनी है, ठीक है ना। एंटवाइन का मतलब होता है आपस में लपेट देना, घुस, मतलब एक दूसरे के साथ कॉम्प्लिकेट कर देना, ठीक है ना। तो रेगुलेशंस की स्पेलिंग ये अपने आप में गलत है, रेगुलेशंस की स्पेलिंग ये अपने आप में सही है, ठीक है जी। तो सही और गलत की स्पेलिंग पर आपको खेलना है। परसेप्टिवली, यहां पर हमारे सामने क्या लिखा है, कहा गया भाई परसेप्टिवली, परसिपिटसली, ठीक है ना। तो परसिपिटसली स्पेलिंग ये आपके पास सही है, ये गलत है। तो इसका मतलब मोरस, ये स्पेलिंग अपने आप में सही है और ये मोराइस गलत है, ठीक है ना। परसेप्चुअसली का मतलब होता है उतावलेपन से, एकदम से कोई भी काम कर देना, इसका मतलब होता है उतावलेपन से कोई भी काम कर देना। एंटवाइन का मतलब क्या होता है? उलझा हुआ, समझ रहे, लपेटना, गूंथना, ये बेसिकली एक वर्ब है भाई, ठीक है ना, किसी चीज को लपेटना। मोरेस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चा? मोरेस का मतलब हमें समझ में आता है एक तरीके की दलदल, कंफ्यूजन, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। इरेडिकेट का सिनोनिम आपको बताना है, ठीक है। इस शब्द को जब भी मैं देखता हूं तो मुझे एकदम से स्त्री प्रथा याद आती है। स्त्री, सॉरी, सती प्रथा, माफ कीजिएगा, गलती से निकल गया। सती प्रथा को किसने एबोलिश की करवाया भाई? राजा राम मोहन राय। इसी के लिए इरेडिकेट होता है किसी चीज को जड़ से खत्म करना। तो जड़ से खत्म करने का सिनोनिम होता है एलिमिनेट करना, ठीक है जी। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बनाए रखना, संरक्षित रखना, मेंटेन रखना, कीप रखना, सेफ रखना। फोरसेक का मतलब क्या होता है भाई? फोरसेक का मतलब हमें समझ में आता है किसी चीज को त्याग देना, अबैंडन कर देना, ठीक है जी। इनोकुलेट का मतलब क्या होता है भाई? इनोकुलेट का मतलब हमें समझ में आता है किसी को टीका लगा देना, है ना, वैक्सीनेट कर देना, टीकाकरण करना। छोटे बच्चे को टीका लगाया जाता है, उसी को इनोकुलेशन भी कहा जाता है, समझे, ओके, वैक्सीनेट कर देना। क्वेश्चन 62 हमें कहता है, गलत स्पेलिंग आपको देखनी है। वही तरीका मेरे बच्चे, जेनरेटेड यहां लिखा हमारे सामने, जेनरेटेड यहां लिखा, इनके दोनों की दोनों स्पेलिंग अपने आप में सेम है। तो अब आप इन लिखे हुए चारों ऑप्शंस में से गलत स्पेलिंग को ढूंढ देंगे, दैट्स इट, ठीक है ना जी। जेनरेटेड की स्पेलिंग अपने आप में सही है, आर्टिस्टिक की स्पेलिंग सही है, सब, ये क्या लिखा है, सबटेलिटीज, बिल्कुल सही है। सबटेलिटीज का मतलब होता है किसी चीज की सूक्ष्मताएं, किसी भी चीज की फाइन डिटेल्स, है ना, छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं, ठीक है जी। अब हमारे सामने कौन सी स्पेलिंग गलत है भाई? हमारे सामने एक ही स्पेलिंग गलत है, डिसें डिसेंसिटाइजिंग, ठीक है। मैं भी जल्दबाजी में गड़बड़ ही पढ़ दे रहा हूं, इसको ठीक से मैं समझाता हूं कैसे होगा। देखो, पहले तो डी हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है ना, डी हम लोगों ने लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके साथ हमने लिख दिया सेंसिटाइज, सेंसिटाइज, ठीक है। सेंस के साथ हम लोगों ने क्या जोड़ दिया? ईटी, और उसके बाद जोड़ दिया आईएसई। इसका मतलब सेंसिटाइज का मतलब होता है किसी चीज को लोगों की भावनाओं में पहुंचाना, समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब यहां पर डी लगाने का मतलब तो नेगेटिव हो गया, डाउन कर देना, यानी कि संवेदनहीन बना देना, ठीक है ना, संवेदनाहीन, संवेदनाहीन बनाना, है ना, किसी भी इंसान के लिए जो भावुक चीजें हैं उसको पूरी तरीके से खत्म करना। कुल मिलाकर यहाँ डबल टी लगा देना नॉनसेंस है, ठीक है जी। क्वेश्चन 63 हमारे सामने आ रहा है, आपको भाई इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, क्या पॉसिबल हो सकता है। एबिलिटी टू कीप गोइंग डिस्पाइट ऑब्स्टेकल्स। बाबू, ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है हर्डल्स, मुसीबतें, मुसीबतों को के होने के बावजूद लगातार काम करते रहना, इसे हम क्या कहते हैं? परसेवरेंस कहते हैं,
ठीक है ना जी। अब वैसिलेशन का मतलब क्या होता है? वैसिलेशन का मतलब होता है वेवरिंग, इधर उधर डोलते रहना, अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी। इंडोलेंस का मतलब क्या होता है भाई? इंडोलेंस का मतलब होता है आलसी होना, लेजीनेस होना, काम करने का मन नहीं है, लाइब्रेरी जाने का मन नहीं है, छोड़ यार आज क्लास नहीं करते हैं, इंडोलेंस है, आलसीपन है। अब अगला शब्द है हमारे सामने कौन सा? ऑब्डुरेसी। ऑब्डुरेसी का मतलब क्या होता है बेटा? ऑब्डुरेसी का मतलब होता है जिद्दीपन होना, स्टबर्ननेस, किसी चीज के लिए जिद्दीपन हो जाना। अब इनके मीनिंग आपको खुद से लिखना, मैंने आपको बोल के सुना दिया बाबू। ठीक है जी। क्वेश्चन 64 पर आते हैं। सब जिसमें इंटरेस्ट नहीं हो डिसइंटरेस्टेड है। एंटोनिम बताना है तो एंटोनिम क्या होगा? डिसइंटरेस्टेड अपने आप में नेगेटिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार। बोर होना भी नेगेटिव ही होना है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ लिखा है डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है जो अपने आप में बिल्कुल अलग होता है। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है जो विशिष्ट होता है, ठीक है ना, अलग होना, अलग होता है कोई भी ऐसी चीज, ठीक है ना, डिफरेंट होता है, ठीक है। ठीक है जी। अब हमारे सामने एक शब्द आता है डिसइंक्लाइंड। डिसइंक्लाइंड का मतलब क्या होगा? सिनोनिम ढूंढना है तो इंक्लाइन का मतलब होता है रुझान होना, और डिसइंक्लाइंड का मतलब किसी के प्रति रुझान नहीं हो, किसी के प्रति इच्छा ना हो, अनविलिंग इसे हम कह सकते हैं। ये भी नेगेटिव, ये दोनों सिनोनिम है भाई। पार्टीशन हम कहने की कोशिश करेंगे। पार्टीशन का मतलब होता है जो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो। पार्टी का मतलब किसी का समर्थक हो, ठीक है ना, पार्टी से जुड़ा है तो इसका मतलब वो किसी भी पार्टी का समर्थक है, किसी के प्रति उसका रुझान है। क्वेश्चन 65 हमारे सामने आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। अ कंप्लीट कंट्रोल एंड पोजेशन, किसी भी चीज पर पूरी तरीके से कंट्रोल होना, अधिकार होना, पोजेशन होना, इसी को हम क्या कहते हैं? ओलिगोपोली, ड्यूओपोली, प्लूरलिज्म या मोनोपोली। पूरा अधिकार, मोनो, मोनो का मतलब एक, पोली का मतलब है अधिकार, तो मोनोपोली इसका करेक्ट आंसर होगा। ड्यूओपोली का मतलब दो हो गए, ठीक है जी, दो लोगों का अधिकार। ओलिगो, ओलिगो किसके लिए यूज किया जाता है? आप कहेंगे ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, कुछ लोगों का ही किसी चीज पर अधिकार होता है, ठीक है ना। ओलिगो से याद होगा ना आप लोगों को, ओलिगार्की एक वर्ड पढ़ा है आप लोगों ने, है रूल बाय फ्यू, कुछ लोगों के शासन को ओलिगार्की कहते हैं। प्लूरलिज्म का मतलब होता है जिसके अंदर संख्या बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना, बहुत सारे ग्रुप्स का एग्जिस्टेंस जिसमें जुड़ा हुआ हो, ठीक है जी। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, है ना, यानी कि व्यवहार शब्दों से ज्यादा, ठीक है। ये तो आंसर हमारे सामने पहले भी आ चुका है। व्हाट यू डू इज मोर इंपोर्टेंट देन व्हाट यू से। क्वेश्चन 67 पर आते हैं। करेक्ट स्पेलिंग आप लोगों को बतानी है। दिस इज अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है, ओके। देखते हैं। देखो सबसे पहले वैक्सीलेट्स की बात कर रहे हैं, और ये तो आप कहेंगे सर दोनों स्पेलिंग अलग है, तो इनमें से कोई एक स्पेलिंग सही होगी। एक एक करके समझते हैं। ऑल्टरिंग, देखो ध्यान से समझना, कभी भी किसी भी शब्द के अंतिम कॉन्सोनेंट से पहले अगर वाउल हमें देखने को मिलता है, जब हम इसके साथ आईएनजी जोड़ते हैं तो इस कॉन्सोनेंट को रिपीट कर दिया जाता है, ठीक है जी, इस कॉन्सोनेंट को रिपीट कर दिया जाता है। तो ये कॉन्सोनेंट रिपीट करने की बात है। ऑल्टर का मतलब किसी चीज को चेंज कर देना, ये अपने आप में बिल्कुल सही है, इसमें कोई छेड़खानी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ऑल्टरिंग यहाँ कहीं लिखा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है मैं अंधा हो गया हूँ। ऑल्टरिंग की स्पेलिंग ये अपने आप में, ठीक है ना। अब समस्या क्या है? यहां पर ये जो डबल आर लिखा है हमारे सामने, आप कहेंगे सर डबल आर का मतलब क्या है? ये सेंसिबल है अपने आप में कहना, तो आप कहेंगे सर यहां पर डबल कॉन्सोनेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको दोबारा से ले लेना यार, इसको दोबारा से ले लेंगे, गलत एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 67 पर काम करते हैं। ये गलत स्पेलिंग आप लोगों को बतानी है, एक एक करके चीजों को समझने का काम करते हैं। ऑल्टरिंग यहां पर लिखा है, ऑल्टरिंग यहां लिखा है, ये स्पेलिंग सही है, ये अपने आप में गलत है, ठीक है। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को चेंज कर देना, ठीक है जी। तो ये स्पेलिंग गलत है, तो इन दोनों में से एक है बस, तो अब आपके सामने आ गया। रिकनसाइल की स्पेलिंग ये गलत है, एल ई अंत में होना चाहिए, ये स्पेलिंग सही है, ठीक है जी। प्रैग्मेटिक की स्पेलिंग अपने आप में ये गलत है। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सिर्फ यूज पर फोकस किया जाता है, ठीक है ना, जो व्यवहारिक है, ठीक है। आपके पास फोन इसलिए है क्योंकि आप उस फोन के जरिए पढ़ाई करते हैं,
ठीक है ना, आपने बाइक ली क्योंकि उसका एक यूज है लाइफ में, अदरवाइज आपको यूज नहीं तो नहीं। तो ये स्पेलिंग वेसिलेट्स पहले से ही सही है, आपको इसको और ज्यादा ठीक करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्पेलिंग पहले से ही ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन 68 पर आते हैं मेरे भाई। मॉडरेट, मॉडरेट को हम कहते हैं क्या, विनम्र किस्म का इंसान, जो ना तो कठोर है और ना ही बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड है या बहुत ज्यादा लीनियंट है। तो मॉडरेट आप लोगों को पेपर का लेवल भी देखने को मिलता है। मॉडरेट का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा कठोर नहीं है, ठीक है। अब भाई इसका एंटोनिम आपको बताना है तो क्या होगा, देखो पहली बात, मॉडरेट अपने आप में पॉजिटिव कैटेगरी का वर्ड है, प्लेसिड शांत है पॉजिटिव कैटेगरी का वर्ड है, प्लीजेंट इसका एग्जैक्ट सिनोनिम है पॉजिटिव कैटेगरी का वर्ड है। एक शब्द लिखा बामी, बामी का मतलब भी क्या होता है, माइल्ड ही होता है, ठीक है ना, तो ये भी अपने आप में पॉजिटिव हो गया। तो एक ही बचता है, जो टेम्परेट नहीं है इनटेम्परेट है। इनटेम्परेट होने का मतलब क्या हुआ, जो अपने आप में क्या है, संयम नहीं रखता, ओपोजिट हो जाता है, ये एक तरीके से कठोर हो जाता है, ठीक है। 69 पर आते हैं। सर यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है, इसके लिए क्या आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, द एक्ट ऑफ डूइंग व्हाट वन इज टोल्ड बाय समवन इन अथॉरिटी। किसी ने आधिकारिक रूप से किसी को कुछ करने के लिए कहा है तो उसी चीज को आप क्या कहते हैं, ऑब्सेशन, ओबीसियंस या ओबीडियंस या ओरिएंटेशन। देखो ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन। जब मैं करियरविल ऐप पर आपका पहला बैच लेता हूं तो मैं आपके पहले दिन ओरिएंटेशन लेता हूं, आपकी एक दिशा निर्धारित करता हूं, किस तरीके से कैसे हमें पढ़ना है, क्या क्या चीज हमें तैयारी करनी है, मार्गदर्शन करता हूं मैं, ठीक है ना। उसी चीज को हम हिंदी में मार्गदर्शन कहते हैं, अंग्रेजी में ओरिएंटेशन कहते हैं। अब आता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है किसी के प्रति लगाव, आसक्ति होना, स्ट्रोंग फिक्सेशन होना, किसी चीज को पाने के लिए जो आपके मन के अंदर एक लगातार भाव उठता है, ऑब्सेशन कहलाता है। कहते हैं ना कि किसी भी वर्दी को पाने के लिए आपके अंदर जब तक ऑब्सेशन नहीं है ना कि मुझे चाहिए ही चाहिए, तब तक आप सफल नहीं हो सकते भाई, ठीक है ना। ओके, अब इस ओबिजेंस का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट, आदर सत्कार, ठीक है। अब किसी की बात को जो मानना है, किसी की बात को जो मानना है वो ओबीडियंस कहलाता है। ये वाला ओबीडियंस यहां पर हमारा करेक्ट आंसर मार्क होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन 70 पर आते हैं। कैनेडी, देखो अब इसमें स्पेलिंग वाला ही है, वही सारा सारा सीधा सीधा सवाल, ठीक है ना। एक्सक्यूरिएटेड कोई शब्द नहीं होता, एक्सकोरिएटेड शब्द हमारे सामने करेक्ट स्पेलिंग है। एक्सकोरिएटेड का मतलब होता है जिसकी कठोर आलोचना की गई है, ठीक है ना, कठोर आलोचना, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, कठोर आलोचना की, ठीक है जी। पेरिलियस अपनी जगह बिल्कुल सही है, इंसाइडुअस बिल्कुल सही है, कंटेंटेड अपनी जगह सही है। अब इनके मीनिंग को समझते हैं। कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड होना, संतुष्ट होना। इनसाइडवर्स का मतलब होता है जो अंतर्मुखी होता है, यानी कि जो अपनी बातों को सामने नहीं लाने देता, वो छल कपट से भरा होता है, धोखेबाज होता है, इनसाइडवर्स। पेरिलियस, पेरिल शब्द से बना है, पेरिल का मतलब डेंजर होता है, तो पेरिलियस का मतलब होता है डेंजरस, ठीक है। क्वेश्चन 71 पर हम आते हैं। ये लिखा है हमारे सामने GALL एंड वोमवुड, ठीक है जी। देखो पहले ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। GALL का अर्थ होता है क्या चीज, रूड होना, कठोर होना, ठीक है जी। इसका अर्थ क्या निकल कर आता है भाई, कठोर होना। इसी को अगर हम कहने की कोशिश करें तो किसी के प्रति इल विल, है ना, यानी कि इसी को आप दुर्भावना भी कह देते हैं। और ये जो वॉर्मवुड लिखा हो ना, ये एक तरीके की मतलब जंगली खेती होती है, ठीक है जी। यानी कि ये भी अपने आप में एक तरह की नेगेटिविटी है, अगर वहां पर कोई फसल ठीक ना उगाई जाए तो वॉर्मवुड पैदा हो जाता है, तो यानी कि दोनों अपने आप में नेगेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर तो बात आ गई है गुण की, बात हटाते हैं, वर्च्यू मीन्स गुण होता है, ठीक है ना। टू बी पोजिशन्ड एट द मोस्ट बेसिक प्लेस विद इन अ कंपनी, बिल्कुल भी नहीं सर। एक्सपीरियंस रिफ्रेशिंग, नेगेटिव वर्ड है भाई, तो नेगेटिव यहाँ है, अपने अंदर ऐसी फीलिंग्स को जन्म देना जिसके अंदर क्या है, एनिमोसिटी है ना, इल विल, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, रिजेंटमेंट।
पछतावे की भावना अपने अंदर लेकर आना, है ना, यानी कि एक ऐसी स्थिति अपने मन में लेकर आना जिसमें आपके अंदर कटुता हो, जिसके अंदर आपके अंदर क्या हो, बहुत सारा विरोध हो। ठीक है, सो दिस इज द आंसर की टू ऑल दीज क्वेश्चंस लेडीज एंड जेंटलमैन। आप अपने आंसर्स को मैच भी कर लीजिएगा, इसी पीडीएफ को दोबारा से भी लगा लीजिएगा, ये आप लोगों को मेरी टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ मेरे बच्चों, एक अच्छे लेवल पर वोकेबलरीज को अगर समझना है आपको, तो आपको ये बुक जरूर कंसीडर करनी चाहिए। इस बुक को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी आप लोगों को करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, और मेरी इस मेहनत से अगर आप सच में अच्छी तरीके से मोटिवेटेड हैं तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में। आप लोगों के लिए हमेशा के लिए तैयार रहेंगे हम।